कौन सा ले लेते? क्या आ रही है? पंखा क्यों नहीं चला है? स्विच इधर है, उधर से दबा दो जिधर भी। राठौड़ों की बेसिकली 3 रियासत हुआ करती है अपने। एक रियासत थी जोधपुर, जिसको हम बोलते हैं मारवाड़। क्या बोलते थे? एक रियासत हुआ करती बीकानेर। कौन सी थी? बीकानेर। और एक रियासत थी किशनगढ़। कौन सी थी? देखो हमने चित्रकला पढ़ते तब अपने पढ़ते हैं कहां कहां की चित्रकला की? जोधपुर की, बीकानेर की, किशनगढ़ की, है ना। मारवाड़ में ही पढ़ते हैं क्योंकि ये राठौड़ों की 3 रियासत थी। कौन कौन सी है? जोधपुर, बीकानेर और किशनगढ़। मैंने एक और बताया था, राठौड़ों के जो भी किले उनको बोलते हैं चिंतामणि। क्या बोलते हैं? तो जोधपुर बीकानेर वाले जो किले, इन किलों को क्या कहते हैं? चिंतामणि दुर्ग कहा जाता है। मेहरानगढ़ किले का नाम क्या है? चिंतामणि दुर्ग। जूनागढ़ का नाम क्या है? चिंतामणि दुर्ग नाम है इनके। राठौड़ों के लिए कहा जाता है कि राठौड़ या तो कन्नौज के गहडवाल है। कहां के गहडवाल है? कन्नौज के गहडवाल है। कन्नौज में एक वंश हुआ करता था, गहडवाल वंश। या तो कन्नौज के गहडवाल है या दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट। कहां के राष्ट्रकूट है? कोई सिंपल सवाल पूछेगा आपसे, दक्षिण भारत के राष्ट्रकूटों से राजस्थान के कौन से वंश को जोड़ा जाता है? या राजस्थान का राठौड़ राजवंश कन्नौज के कौन से वंश से जोड़ दिया जाता है? कौन सा है? ले दे के बात ये कि तीनों चीज एक ही है। साउथ इंडिया में इन्हीं को राष्ट्रकूट कहते हैं। यही आपके कन्नौज में आके क्या हो जाते हैं? गहडवाल। ये राजस्थान में आके क्या हो जाते हैं? राठौड़। राष्ट्रकूट 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 करते करते क्या बना शब्द राठौड़। जैसे हम पढ़ते हैं कि चित्रांगद मौर्य ने चित्तौड़ बनाया, तो उसका नाम था पहले चित्रकूट। क्या नाम था? चित्रकूट। चित्रकूट चित्रकूट करते करते क्या हो गया? चित्तौड़। तो राष्ट्रकूट 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 करते क्या हो गया? राठौड़। तो तीनों एक ही बात है, पर फिर भी क्वेश्चन बनने लायक तो बनता है कन्नौज का कौन सा वंश है? गहडवाल। दक्षिण भारत का कौन सा? राष्ट्रकूट। पहला जो बंदा इधर आया था वो था सिहा। पहले बंदे कौन थे? राव। ये तो टाइटल लगते हैं नाम के आगे। पहला बंदा कौन है? सिहा। सिहा यहां पर पालीवाल ब्राह्मणों की सहायता के लिए। किसकी सहायता के लिए? पालीवाल ब्राह्मण से लेके आए थे कि साहब हमारी लूटमार ज्यादा हो रही है, प्लीज चलो। तो वहां यूपी से कन्नौज के पास में बदायूं नाम की जगह, वहीं से, और यहां पर अपनी राजधानी बनाई खेड़। किसको बनाई? जहां पर हम सुबह पढ़ रहे थे मंदिर रणछोड़, जो कि कौन सी शैली में बना हुआ है? गुर्जर प्रतिहार शैली या मैनाल का महानालेश्वर मंदिर कौन सी में बना? भूमि। कौन सी में? भूमि। समिधेश्वर मंदिर कौन सी शैली में? सोलंकी। कौन सी शैली? सोलंकी। या उसको क्या बोलते हैं? मारू गुर्जर। और सिया यहाँ पर एक लड़ाई में लड़ते हुए मारे गए। उस जगह का नाम है बिठू। कहां पर है? तो इनकी छतरी कहां पर बनी हुई है? बिठू। बिठू पड़ता है पाली खेड़ बालोतरा के पास में एक जगह ही। तो राजधानी कौन सी थी इनकी शुरुआत में? खेड़। छतरी कहां पर बनी है? बिठू। कोई पूछे कि राजस्थान में राठौड़ों का संस्थापक कौन था, तो कौन था? राव सिहा। किसकी सहायता के लिए आया था? पालीवाल ब्राह्मणों की सहायता। फिर एक राजा हुआ यहां पर, उसका नाम था दूहड़। क्या नाम था? बताया हुआ वैसे तो मेरी बात है। दूहड़ आपके बचपन में ननिहाल गया हुआ था एक बार अपने, यहाँ मंडोर वाले प्रतिहारों में इधर ननिहाल था, तो ननिहाल गया। तो ननिहाल वाले जो बच्चे थे, मामा जी के बच्चे थे, उन्होंने एक दिन दूहड़ को छेड़ दिया और उन्होंने कहा, रे तू इतना काला कोजा भूंडा, तेरी शक्ल हमें मिलती नहीं है, होड़ तुम्हारे मोटे, बाल तुम्हारे घुंघराले, सिर तुम्हारा चपटा, कहां से आए हो रे तुम? तो उसने कहा यही है, यही कहेगी। काहे कि यही? यहाँ के हो ही नहीं तुम, दिखते नहीं, शक्ल देखो तुम्हारी कैसी है, और यहाँ के तो बता तुम्हारी कुलदेवी कौन है? उसने कौन है कौन है? तो मम्मी के पास गया रोते रोते, उसने कहा मामा जी वाले बच्चे मेरे को ऐसे ऐसे कहते हैं कि देख तेरी शक्ल देख, तेरे होड़ देख, तेरे बाल भी अलग से हैं, सिर तेरा चपटा है पीछे, तुम्हारी कुलदेवी कौन है? मम्मी अपने कहाँ से आए थे? ये कहते हैं हमारे में शक्ल ही नहीं मिलती। मम्मी ने हाथ फेरा, बेटा ऐसा नहीं है, तुम लोग थोड़े बाहर से आए थे। तो बाहर से कहाँ से आए थे? कि पहले तुम कर्नाटक में करते थे चिंता था चीता चीता, फिर तुम कन्नौज आए, कन्नौज में क्या तुमने चिंता था चीता, वहां से तुम राजस्थान आ गए। राउडी राठौड़ साउथ इंडिया की मूवी है, तो राठौड़ साउथ के, साउथ से आए हुए थे, इसलिए शक्लें वकलें मिलती नहीं थी यहाँ वाले लोगों के अंदर। तो बाद में धुअड़ जब बड़ा हुआ तो धुअड़ के मन में वो बात लगी हुई थी कि इन्होंने मेरे से पूछा था कि तुम्हारी कुलदेवी कौन है। मम्मी से पूछा तो मम्मी ने बताया कुलदेवी है तुम्हारी नागणची माता। कौन है? कहाँ पे? मम्मी का कर्नाटक। कहाँ पे? वो बड़ा हुआ तो कर्नाटक गया, नागणी जी माता की मूर्ति लेके आया, अपनी राजधानी खेड़ के पास में एक जगह पर उसने मंदिर बनवाया, जहां पर नागणी जी माता का मंदिर बना। जगह का नाम क्या हो गया? खेड़ के पास ही नागणा नाम की जगह। नागणी जी माता का एक बड़ा मंदिर तो ये है नागणा वाला, एक मंदिर है बीकानेर में। कहां पर है? क्योंकि बीकानेर भी राठौड़ों की रियासत थी। बीका जब उधर रियासत स्थापित करता तो बनाता है, वो 18 भुजाओं की मूर्ति है। कितने भुजाओं की? 18 भुजाओं की। तो मूर्ति राठौड़ों कुलदेवी कौन सी है? नागणी जी माता। मूर्ति कौन लेके आया था? धुहड़। कहां से लेके आया? कर्नाटक। कौन से गांव में लगाई? नागणा के अंदर लगाई। फिर अपने एक और पढ़ते हैं, एक
पढ़ते हैं मल्लीनाथ जी। देखो लोक देवता पढ़ते हैं, लोक देवता में पढ़ा था मल्लीनाथ जी। तो मल्लीनाथ जी ने राजधानी चेंज की थी, राजधानी ले गए थे मेवानगर। कहां ले गए थे? मेवानगर अपनी राजधानी। तो पहले राजधानी राठौड़ों की कौन सी थी? खेड़। फिर राजधानी कौन सी होगी? जैसे पहले कछवाओं की राजधानी थी दौसा, फिर गए रामगढ़, फिर आए आमेर, फिर आए जयपुर, फिर कहां गए थे? जयपुर। वैसे ये पहले कहां पे थे? खेड़। अब कहां पे आ गए? मेवानगर। मेवानगर कौन लाए राजधानी? मल्लीनाथ जी ने। मालवा का एक गवर्नर था, उसका नाम था निजामुद्दीन। क्या नाम था? निजामुद्दीन। कहां का गवर्नर था? इसकी 13 टुकड़ियां हरा के भेजी थी। सेना की कितनी टुकड़ियां हरा के भेजी? इसलिए नाम पड़ गया 13 तुंगा भांजियान माला सलखानी। सलखे के बेटे मल्लीनाथ ने कितनी टुकड़ियों को हराकर भगा दिया था? तो 13 टुकड़ियां किसकी आई थी? निजामुद्दीन। निजामुद्दीन कहां का था? मालवा का था। किसने हरा के भगाया था? फिर मल्लीनाथ जी की रानी हुआ करते रूपादे। कौन थे? और रूपादे के प्रभाव में आके मल्लीनाथ जी बन गए थे संत। क्या बन गए थे? तो थोड़े दिन पहले किसी एग्जाम में क्वेश्चन था, एक कौन सा राजा अपनी रानी के प्रभाव में आकर संत बन गया था? कौन बन गए? मल्लीनाथ। कौन सी रानी के प्रभाव में? रूपादे। और बाद में संतों के साथ में रहते, इसलिए 1399 में मारवाड़ में करवाते हैं हरि कीर्तन। क्या करवाते हैं? हरि कीर्तन। इसी साल डेथ हुई थी इनकी 1399 बाद में। हरि कीर्तन का मरते मरते हरि कीर्तन करवा के गए थे, भाई भगवान का नाम लिया जाए, हरि कीर्तन करवाया मारवाड़ के अंदर। और इन्हीं की वजह से बाद में बाड़मेर के इलाके का नाम पड़ा मालानी। मल्लीनाथ का इलाका, इसलिए नाम क्या पड़ा? मालानी नाम पड़ गया था। क्या नाम पड़ गया? मालानी नाम पड़ गया था। तो मल्लीनाथ जी की राजधानी कहां बना ली थी? मेवानगर। और किसको हराया था? निजामुद्दीन। निजामुद्दीन कहां का था? मालवा। उसकी कितनी टुकड़ियां हराई? 13। रानी कौन थी? इनके प्रभाव में आके क्या बन गए? क्या करवाया था? हरि कीर्तन। और बाड़मेर क्षेत्र क्या बोलते हैं? आप ये भी जानते हैं इनका मंदिर बना हुआ है तिलवाड़ा। कहां पर बना हुआ है? तिलवाड़ा में मेला लगता है चैत्र कृष्ण एकादशी से शुक्ल एकादशी। कृष्ण एकादशी से कृष्ण पक्ष की 11 से लेके शुक्ल पक्ष की 11 तक के कहां पे मेला लगता है? तिलवाड़ा, है ना। मालानी नस्ल के पशु। कौन सी नस्ल के पशु? मालानी पशुओं का मेला हो। हम ये भी जानते हैं कि मालानी के पशुओं में सबसे अच्छा पशु होता है घोड़ा। कौन सा होता है? इसलिए हम जानते हैं घोड़ों के देवता बाड़मेर में ही है। मालानी जो बाड़मेर को कहते हैं तो घोड़ों के देवता भी उधर ही होंगे। घोड़ों के देवता है आलमज। कौन है? आलम जी का मंदिर हमने पढ़ा धोरी मन्ना। धोरी मन्ना बाड़मेर है ना। और वो भी ये राठौड़ वंश के थे, जैत मालोत राठौड़। कौन से राठौड़ थे? जैत मालोत राठौड़ थे। आज मेला है आलम जी का मेला। आज बाबरी बीज। आज क्या है? बोलो रामदेव जी महाराज की, बोलो आलम जी महाराज की। आज धौलपुर में मेला है बाबू महाराज का मेला। कौन सा है? बोलो बाबू महाराज की। बाबू महाराज कहां पे है? धौलपुर। बाबा रामदेव कहां पर है? जैसलमेर। इधर है बाबा, उधर है बाबू। पश्चिमी राजस्थान में क्या मना रहे हैं हम? बाबा। पूर्वी राजस्थान में उधर बाबू महाराज, इधर बाबा महाराज, बीच में आलम जी करें हाय। अपना भी भाई साहब इधर ही है, याद रहेगा आपको। तो आलम जी का मंदिर कहां पर है? धोरी मन्ना। कौन से देवता के रूप में पूछते हैं? अश्वरक्षक। अश्वरक्षक देवता। और ऊंट रक्षक देवता? बाबू जी। ऊंट रक्षक देवता कौन से? बाबू जी। वो भी यही राठौड़ वंश है ना। तो ये सारे कि मालानी किसकी वजह से? मल्लीनाथ जी देवता है, वो राठौड़ वंश है। बाबूजी ऊंट रक्षक देवता है, वो इसी राठौड़ वंश के थे। धुवड़ पढ़ रहे हैं हम? धुवड़। धुवड़ के छोटे भाई थे धांधल। धांधल के बेटे थे बाबूजी। और आलम जी महाराज कौन से हैं? अश्वरक्षक। दोनों तीनों याद रह जाएंगे, आप याद रह जाएंगे। और मल्लीनाथ जी का मेला कहां पर है? कब से कब तक, है ना। और बताओ तिलवाड़ा अपना एक वो प्राचीन काल का केंद्र और है जिसका उत्खनन किया था वीरेंद्रनाथ मिश्र। किसने किया था? तिलवाड़ा का उत्खनन कौन करते हैं? मध्य पाषाण काल का स्थल है। कौन से काल का स्थल है? मध्य पाषाण काल का स्थल। कौन से काल का है? कौन सी नदी के किनारे? लूणी। कौन सी? तो लूणी नदी के किनारे तिलवाड़ा मध्य पाषाण काल का स्थल है, जिसका उत्खनन किसने किया था? वीरेंद्रनाथ मिश्र। चलो आगे पढ़ते हैं। फिर एक राजा बने यहाँ पे चुंडा। कौन राजा बने? चुंडा। चुंडा कहां के राजा बने? मारवाड़। कहां के राजा बने? मार। नई राजधानी बनाई अपनी, मंडोर। कौन सी बनाई? हम पढ़ रहे थे पहले वाले पढ़ रहे थे कि मंडोर प्रतिहारों का था। मंडोर किसका था? इस बार प्रतिहारों ने मंडोर चुंडा को दहेज में दिया। प्रतिहारों ने मंडोर किस में दिया? किसने दिया? प्रतिहारों ने। किस में दे दिया? तो दहेज मिले तो ऐसा मिले, है ना। मेरे को 3 दहेज बड़े जोरदार लगते हैं। या तो चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में मिला था अफगानिस्तान। क्या मिला था? या अंग्रेजों को दहेज में मिला था बॉम्बे।
पुर्तगालियों ने क्या दिया था? बॉम्बे। या चुंडा को दहेज में मिला? दहेज मिले तो मिला अपने यहाँ स्प्लेंडर दे दो, 51,000 रुपए दे दो, है ना, एक हाथ का गहना दे दो। क्या यार थोड़ी थोड़ी चिंदी चोरियां करते रहते हो, इस बार दहेज मांगो तो गहना अमेरिका दे दो। तब तो कोई मतलब ही हो। अगला दे देगा ग्लोब ला के दे देगा, अगला पूरी दुनिया ले ले। और तो कैसे दे सकता हूं? तो चुंडा अरे मेरी बात नहीं करोगे रे। तुम मारोगे यार मेरे को। तो चुंडा ने राजधानी कहां बना ली? मंडोर। पहले राजधानी खेड़, फिर राजधानी मेवानगर, अब राजधानी मंडोर। किसने दहेज में दिया? चुंडा की एक राजकुमारी थी, उनका नाम था हंसाबाई। कौन थी? हंसाबाई की शादी मेवाड़ के एक राणा के साथ की गई, उनका नाम था लाखा। क्या नाम था? और तब मारवाड़ वालों ने कहा लाखा जी सौगन खाओ, हमारी बेटी का जो बेटा होगा वही अगला राजा बनेगा, और किसी को राजा बनने का। साहब ठीक है। तो उस समय लाखा का एक बड़ा बेटा और था, उसका नाम भी था चुंडा। राणा लाखा कहां के राजा है? मेवाड़। तो मेवाड़ में लाखा के बड़े बेटे कौन है? चुंडा। लेकिन लाखा के साथ किसकी शादी हुई? हंसाबाई। तब मारवाड़ वालों ने कहा कि हम राजकुमारी की शादी तभी करेंगे आपके साथ जब आप ये कहोगे कि चुंडा को राजा नहीं बनाएंगे। राजा किसको बनाएंगे? हंसाबाई के बेटे। चुंडा ने खुद नहीं कहा नहीं बनूंगा साहब, मैं राजा नहीं बनूंगा। यदि पापा शादी करना चाहते हैं तो पापा आराम से शादी करे, मैं राजा नहीं बनूंगा। राजा कौन बनेगा? आपकी बेटी का बेटा, जो मेरा सौतेला भाई होगा वो बनेगा। इसलिए जो मेवाड़ वाला चुंडा उसको हम कहते हैं मेवाड़ का भीष्म। क्या कहते हैं? या तो भीष्म पितामह ने कहा था अपने पिता की शादी के लिए। उनके पिता थे महाराज शांतनु। कौन थे? और महाराज शांतनु बुढ़ापे में जाके सत्यवती से शादी कर रहे थे। तब सत्यवती के पिताजी आए थे, उन्होंने कहा था कि देवव्रत, भीष्म पितामह का नाम क्या था? कि देवव्रत, मैं तुम्हारे पिता के साथ मेरी बेटी की शादी करने जा रहा हूं, पर अगले राजा तुम बनोगे, फिर मेरी बेटी के बेटों को तो क्या मिलेगा? भीष्म ने कहा कि मैं कसम खाता हूं कि मैं अगला राजा, पर कि तुम तो राजा नहीं बनोगे, पर तुम खुद भी शादी करोगे, तुम्हारे बच्चे होंगे, तुम्हारे बच्चे और तुम्हारे जो सौतेले भाई होंगे उम्र लगभग बराबर होगी, और कल को तुम्हारे बच्चे क्लेम कर देंगे कि हमारे पापा तो बोले थे राज्य नहीं लिया, राज्य हमारा है। भीष्म ने, देवव्रत ने कहा यदि तुम्हें इतनी चिंता है तो मैं ये कहता हूं कि मैं शादी भी। इन दो भीषण प्रतिज्ञाओं के कारण देवव्रत को हम क्या कहते हैं? भीष्म। पर चुंडा प्रैक्टिकल थे मेवाड़ वाले, उन्होंने केवल एक सौगंध खाई कि मैं राजा नहीं बनूंगा, बाकी उन्होंने कहा शादी करूंगा, जनसंख्या में जितना अनुकूलतम योगदान दे सकता हूं। तो चुंडा जी के पीछे पूरी लाइन है एक चुंडावत। कौन सी लाइन है? चुंडा आता। तो कई बार मैं जब बच्चों को आगे कहता हूँ कि और चुंडा के वंशज उस युद्ध में लड़े, बड़े बहादुर थे सलूम्बर के चुंडा, बच्चे कहते हैं सर चुंडा जी ने शादी की थी। वहां एक नहीं 5 सतक ब्याह किए थे और खूब सारे टावर थे। तो वो याद रखना है आपने ना। पर कलयुग में इतनी बड़ी बात भी तो बहुत है ना कि भाई लोग राज के लिए बाप को मार दिया करते, यहाँ बाप की शादी के लिए बंदा करेगा मैं राजा। राजा कौन बन जाएगा? हंसाबाई का बेटा। और बाद में हंसाबाई और लाखा के बेटे होते हैं मोकल। कौन होते हैं? तो बाद में राजा कौन बने थे? कौन बने थे? मोकल। तो चुंडा ने अपनी राजधानी कहां बनाई? किससे मिली थी? किसमें? चुंडा की बेटी कौन थी? शादी किसकी की? लाखा कहां के राजा थे? लाखा के पहले बेटे कौन थे? उन्होंने कसम खाई कि मैं राजा नहीं बनूंगा, इसलिए क्या कहलाते? मेवाड़ के। हंसाबाई के बेटे राजा बने, वो कौन थे? कौन थे? अब राजा बने भाई एक जोधा। कौन बने? जोधा राजा बनते। एक नया शहर बसाते हैं 1469 में, जोधपुर। कौन सा बसाते हैं? तो राठौड़ों की पहले राजधानी कौन सी? खेड़, उसके बाद मेवानगर, उसके बाद मंडोर, अब कौन सी? जोधपुर। जोधपुर की स्थापना कब हुई? सवाई माधोपुर की स्थापना 1763। जयपुर की स्थापना, सिरोही की स्थापना और अजमेर की स्थापना 1113। जोधपुर की स्थापना किसने की? और जोधा ने जोधपुर में किला बना दिया मेहरानगढ़। कौन सा किला बना दिया? बहलोल लोधी को हराया था। किसको हराया था? बहलोल लोधी को हरा के भेजा था। और जोधा की एक रानी थे जसमा दे। कौन थे? रानी ने तालाब बनाया, इसलिए नाम है रानीसर। कौन सा तालाब था? इसलिए अपने एक इतिहासकार हुए गौरी शंकर हीराचंद ओझा। कौन इतिहासकार है? वो कहते हैं कि मारवाड़ का पहला प्रतापी राजा कोई था, तो वो कौन थे? बात भी सही है भाई। जोधा से पहले स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। आप दिल्ली के बहलोल लोधी को हरा के भेज रहे हो, इसका मतलब राइज कर रहे हो। आप एक नई राजधानी बना रहे हो पूरी जोधपुर, वरना मंडोर तो पहले प्रतिहारों को ही था, इनका थोड़ी था। ठीक है वो दहेज में मिल गया था इनको। नया किला बना रहे हो, कौन सा? मेहरानगढ़। और कौन सा तालाब बनाया था? रानी ने तालाब बनाया, इसलिए नाम क्या पड़ गया? रानीसर। और गौरी शंकर हीराचंद ओझा इनको क्या मानते हैं? पहले प्रतापी राज। जोधा के बेटे भी बड़े सारे शक्तिशाली हुए। जोधा के एक बेटे थे बिक्का। कौन थे? उन्होंने एक नया स्टेट बसाया था बीकानेर। कौन सा बसाया था? एक बेटे थे दुद्धा। कौन थे? वो एक नया स्टेट बसाते हैं मेड़ता। हम पढ़ते हैं मीराबाई का पालन पोषण मेड़ता में अपने दादाजी दुद्धा के पास में हुआ था, है ना। तो जोधा जी मीराबाई के परदादा जी है।
जोधा जी मीराबाई के कौन है? परदादा जी है, क्योंकि मीराबाई के दादाजी कौन थे? दूधा। वो जोधपुर छोड़ के कहां चले गए थे? मेड़ता। कहां चले गए थे? मेड़ता। तो जोधा के दोनों बेटे इधर उधर बाहर निकले थे। अगले राजा का नाम है मालदेव। कौन है? बड़ा गजब बंदा था। अपने जीवन में 52 युद्ध जीते। कितने युद्ध जीते? 58 परगने जीते। अलग अलग परगना मतलब इलाके पढ़ते अपने, मारवाड़, परगनारी, विगत। तो परगना मतलब क्या हो गया? इलाके। तो कितने युद्ध जीते? कितने परगने? कोई पूछे 52 युद्ध और 58 परगनों का विजेता कौन था? कोई पूछे 17 में से 16 युद्धों का विजेता कौन था? हमीर। हमीर ने कौन सी बुक लिखी थी? श्रृंगार हार। कौन सी बुक? बुद्ध सिंह की किताब का नाम नहर तरंग। ब्रिज निधि नाम से कविताएं कौन लिखता था? प्रताप सिंह। हवा महल किसने बनवाया था? प्रताप सिंह ने बनवाया था। मालदेव ने कितने युद्ध जीते? कितने परगने? मालदेव अपने पिताजी को मार के राजा बना था। पिताजी का नाम क्या था? गांगे हत्या करता है, बाद में राजा बनता है। तो अब जब इसने 52 युद्ध और 58 परगने जीते तो अपने अड़ोस पड़ोस में सब पर अटैक किए। तो इसने अटैक कर दिया था बीकानेर पे। कहां पे अटैक कर दिया? तो बीकानेर के साथ एक युद्ध लड़ता है, पहेबा का युद्ध। पहेबा का युद्ध या साहेबा का युद्ध? पहेबा का युद्ध या 1541 में। कब लड़ता है? और बीकानेर के एक राजा को मार देता है जैत सिंह। किसको मार देता है? जैत सिंह को। कौन से युद्ध में? पहेबा या साहेबा युद्ध में। कब हुआ था? 1541। किसको मार देता है? जैत सिंह ने कहा कि यार हम तो बीकानेर वाले तो राठौड़ है, तुम्हारे वहीं से आए थे 4 पीढ़ी पहले। जोधा का बेटा बिकाई तो बीकानेर आया था। जोधपुर वाले राठौड़ है तो बीकानेर वाले भी कौन है? तो अपने तो भाई भाई हैं यार। मालदेव ने कहा इधर नजदीक आओ थोड़े, मैंने पापा को नहीं बख्शा, तुम 4 पीढ़ी दूर के भाई लगते हो भाई साहब, हो कौन तुम? इसी प्रकार इसने मेड़ता पे भी कब्जा किया था। कहां पे कब्जा किया? और मेड़ता में यहां पे राजा हुआ करते वीरमदेव। कौन थे? तो वीरमदेव से क्या छीन लिया था? मेड़ता। जैत सिंह से क्या छीन लिया था? बीकानेर। और जैत सिंह तो युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था। कौन से युद्ध में? पहेबा या साहेब। तो जैत सिंह का बेटा है कल्याणमल। जैत सिंह का बेटा कौन है? कल्याणमल। और इधर वीरमदेव कहां का राजा है? मेड़ता। ये दोनों बाद में चले गए थे शेरशाह सूरी के पास। किसके पास चले गए? आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे, राजस्थान के कौन से 2 राजपूत राजा शेरशाह सूरी के पास चले गए थे? कल्याणमल। और कल्याणमल कहां का राजा बनना चाहता है? बीकानेर। क्योंकि उसके पिताजी जैत सिंह कौन से युद्ध में लड़ते हुए मारे गए? पहेबा या साहेबा। और वीरमदेव कहां का राजा है? मेड़ता। दोनों किसके खिलाफ सहायता के लिए गए? मालदेव। किसके पास गए? शेरशाह का बैठ दो, साइड में बैठ दो, चलेंगे थोड़े दिन बाद में चलेंगे। इधर शेरशाह नया नया बादशाह बना था हुमायूं को हरा के। किसको हरा के बना था? हुमायूं को हरा के बना था। तो हुमायूं से दिल्ली आगरा छीन लिया था और शेरशाह कहां पर कब्जा करके बैठा है? दिल्ली आगरा। तो हुमायूं बेचारा भाग के मालदेव के पास आता है। हुमायूं किसके पास आता है? आपसे कोई सिंपल क्वेश्चन पूछेगा कि कौन से मुगल बादशाह ने मालदेव से सहायता मांगी थी? हुमायूं। किसके खिलाफ? शेरशाह। किसके खिलाफ? शेरशाह। इसने 3 दूत भेजे थे अपने, अतका खां, मीर समंद और रायमल सोनी। क्या क्या नाम बताओ देखिए, क्या क्या नाम है? अतका खां, मीर समंद और रायमल सोनी। किसने भेजे? हुमायूं ने। किसके पास भेजे? मालदेव। किसके खिलाफ भेजे? और हुमायूं मालदेव ने पूरा उनको एकदम संतुष्ट करके भेजा, यहाँ कोई चिंता नहीं है, मैं तन मन धन से तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे रहने की जगह नहीं है तो तुम बीकानेर चले जाओ। कहां चले जाओ? क्योंकि मैंने अभी अभी बीकानेर पे कब्जा किया, जैत सिंह को मार दिया, तुम जाके कहां पर रह सकते हो? बीकानेर। बीकानेर रह सकते हो, आराम से वहां पे जा सकते हो। और उन्होंने कहा साहब हम शेरशाह के खिलाफ लड़ाई करेंगे, जिस दिन लड़ाई करो उस दिन एक मिस कॉल कर देना, एक लोकेशन शेयर कर देना, जहां कहोगे वहां पर मैं आ जाऊंगा और लड़ाई की चिंता मत करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। वो गए वापस हुमायूं के पास। हुमायूं को जाकर कहा, हुमायूं मालदेव बड़ा गजब आदमी है, उसने अपनी सहायता हर प्रकार से करने का अपने को वचन दिया है, पर हुमायूं का ये पर क्या है कि जब हम उससे बातचीत करने के लिए गए हुए थे तो वहां दिल्ली से भी एक बंदा बातचीत करने के लिए था। वो कौन था? वो शेरशाह सूरी का दूत था। वो क्या कहने आया था कि हम कहने गए शेरशाह सूरी के खिलाफ सहायता दे, वो कहने आया था शेरशाह सूरी के खिलाफ सहायता मत दे। फिर उसको क्या रिप्लाई दिया सर पता नहीं, हमसे अलग बात की उससे। हुमायूं को लगा यार उसको क्या जवाब दिया होगा। हुमायूं पढ़ेसरी आदमी था, सारा दिन पढ़ता रहता था, तुम्हारी तरह नहीं था, है ना। तो हुमायूं का एक लाइब्रेरियन था, उसका नाम था मुल्ला सुर्ख। क्या नाम था? वो लाइब्रेरियन था। अब जो बंदा जहां पर ज्यादा बैठेगा उसके वही दोस्त होंगे। जैसे तुम चाय की थड़ी पे ज्यादा बैठते हो, चाय की थड़ी वाला तुम्हारा दोस्त है। हुमायूं लाइब्रेरी में ज्यादा बैठता था तो लाइब्रेरियन उसका क्या था? दोस्त। लाइब्रेरियन का नाम क्या था? वो भाग के मुल्ला सुर्ख के पास गए। उसने मुल्ला सुर्ख को जाकर कि मुल्ला जी यार ऐसे ऐसे बात है, अपने 3 दूत गए थे, मालदेव ने कहा जाके बीकानेर रह जाओ, लड़ाई होगी तब भी मैं साथ देने के लिए आऊंगा, पर यार शेरशाह सूरी का दूत भी उसी टाइम आया हुआ, तो उसे अलग बात की, भगवान जाने क्या जवाब दिया। तुम्हें क्या लगता है? मुल्ला सुर्ख ने कहा उसने शेरशाह सूरी को यह कहा होगा कि मैं हुमायूं को बीकानेर भेज रहा हूं, वहां जाते ही मेरे बंदे हुमायूं को पकड़ लेंगे, तो बीकानेर आ जा और पकड़ के ले जा।
क्या बात करते हो, इतना बड़ा धोखा तुम्हें क्यों लगता है इतना बड़ा धोखा दे सकता है? क्या इस बंदे की हिस्ट्री चेक की है मैंने। तो किसने भाई साहब पापा को नहीं बख्शा, इसने अपने दूर दराज के भाइयों को भी। तो हुमायूं का तो अपने क्या करने, उसने कहा चप्पलें हाथ में ले अपने। तो हुमायूं यहां से भागा, जो अमरकोट जाके रुका था। कहां जाके रुका था? बाबू जी का, रामदेव जी का ससुराल कहां पे था? अमरकोट। वहां अमरकोट में जाके वीर साल सोढ़ा के पास शरण ली। किसके पास? और हुमायूं देख लो इतना पडेसरी था कि एक दिन लाइब्रेरी से नीचे उतर रहा था, है ना। तो हुमायूं के दो ही शौक थे, एक तो अफीम खाता था, सारा दिन अफीम खाया हुआ रहता था, एक पढ़ता था। तो एक दिन अफीम खाया हुआ किताब लेके उतर रहा था, सीढ़ियां उतर रहा था। अब वो सीढ़ियां उतर रहा था, इतने में अजान की आवाज आई, नमाज का टाइम हो गया। अजान की आवाज आई तो उसको लगा अरे नमाज पढ़ने का टाइम हो गया, वो वहीं पर बैठ गया। उसको ध्यान नहीं था सीढ़ियां तो पैर रखे नहीं के वहां पे, तो गड़गड़ गड़गड़ नीचे आ गया। वो पूरी जिंदगी लड़खड़ाता रहा, और लड़खड़ाने से उसकी मौत हो गई, है ना। वह पूरी जिंदगी लड़खड़ाता रहा, लड़खड़ाने से उसकी मौत हो गई। ऐसा कौन से बादशाह के बारे में कहा? कौन से बादशाह? लेनपुल बादशाह क्या? किसके बारे में कहा जाता है? ऐसा लेनपुल ने कहा था। किसने कहा था? लेनपुल कहता है कि वो पूरी जिंदगी लड़खड़ाता रहा, लड़खड़ाने से उसकी मृत्यु होगी। कौन? हुमायूं। कौन? कौन कहता है उसके बारे में? लेनपुल। किससे लड़खड़ा के गिरा था? पुस्तकालय से। किसे गिरा था? पढ़ता रहता था वैसा पुस्तकालय से। तो मुल्ला सुर्ख के कहने पर बाद में कहां चला गया था? अमर। सिंपल आपसे सवाल ये पूछा जाएगा, कौन से मुगल बादशाह ने मालदेव से सहायता मांगी थी? किसने मांगी थी? किसके खिलाफ मांगी थी? और शेरशाह को पता चला कि अरे यार ये तो उसकी हेल्प करने जा रहा है, तो शेरशाह फिर लड़ने के लिए आया। तो इनके बीच में लड़ाई होती है, गिरी सुमेल का युद्ध। कौन सी लड़ाई होती है? या उसका एक नाम और है, जेतारण का युद्ध। क्या नाम है? बोले गिरी सुमेल का युद्ध कर दो या क्या कर दो? 5 जनवरी 1544। कब हुआ था? 5 जनवरी 1544। कौन सी लड़ाई होती है? गिरी सुमेल का युद्ध या जेतारण का युद्ध होता है। किस किस के बीच में? मालदेव और शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी का साथ देने के लिए दो राजस्थान के लोग ही लगे हुए। बीकानेर का कौन है? कल्याण। बीकानेर का कौन है? कल्याण। वो तो कहां का है? बीकानेर। और मेड़ता का कौन है? कौन था? बीरम। ये दोनों सहायता कर रहे थे। उधर मालदेव अपनी सेना लेके गया सामने, मालदेव अपने दो सेनापतियों को लेके गया। उसके सेनापति थे जेता और कुंपा। क्या नाम थे? शेरशाह को पता चला कि यार मालदेव की सेना बड़ी है, अपने हार सकते हैं। तो शेरशाह के बारे में कहा जाता है कि वो शेर जितना ताकतवर और लोमड़ी जितना चालाक था। कितना ताकतवर था और चालाक कितना था? जगीरा की तरह कमीनापन कूट कूट के भरा हुआ था। अपने टाइम का जगीरा था वो। और उसने कहा कि भाई साहब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा वरना पार पड़ेगी नहीं। उसने कल्याणमल वीरमदेव को बुलाया, बुला के पूछा हाँ भाई क्या प्लान करे? कल्याणमल वीरमदेव ने कहा सिंपल है, कुछ नहीं, अपने लड़ाई करते हैं, इसको मालदेव को मार देते हैं, फिर तू तो रख लेना जोधपुर, कल्याणमल को मिल जाएगा बीकानेर और वीरमदेव को मिल जाएगा मेड़ता। उसने कहा होल्ड होल्ड ब्रो होल्ड, तुम्हें नहीं लगता इस बार ये तीनों को मार के दिल्ली आगरा पे कब्जा करेगा? कहा नहीं नहीं इतना भी टफ नहीं। उसने कहा चुप रो रहे, तुम दोनों को इसने जो भगाया था वीडियो मेरे पास पड़े हैं, तुम्हारी धोतियां खुल गई थी पीछे। लोग मालदेव कहते हैं इसको मारेगा ये इस बार। तो बाद में शेरशाह ने चालाकी दिखाई। शेरशाह ने मालदेव के पास में एक लेटर पहुंचवाया। उस लेटर में जैसे ये लिखा हुआ था कि जेता और कुंपा दोनों किससे मिले हुए? शेरशाह से। और जैसे ही लड़ाई शुरू होगी वो मालदेव को पकड़ के किसको सौंप देंगे? शेरशाह। इसलिए मालदेव जेता कुंपा पर विश्वास नहीं करता, वो जेता कुंपा को छोड़ के अपनी बाकी सेना लेके चला गया जोधपुर। कहां चला गया? उसने जेता कुंपा को कहा कि मैं जोधपुर वापस जा रहा हूं, तुम दोनों शेरशाह से मिल गए हो, मेरे पास लेटर है ऐसा तुम्हारा जिस तुम उसको भेजने वाले थे पर तुम्हारे पास से पकड़ा गया ऐसा लेटर, और अब एक बार शेरशाह चला जाए फिर मैं तुम दोनों को बताऊंगा मैं क्या कर सकता हूं। उन्होंने खूब कहा कि हमने ऐसा नहीं किया है, हम राइटिंग नहीं है, चेक कर ले, क्रॉस चेक कर ले। मालदेव नहीं माना और बाकी जाती हुई सेना ने जेता कुंपा को भला बुरा कहा। जेता कुंपा कहा कि यार तुम विश्वासघाती हो, देशद्रोही हो, देश के साथ ऐसा कौन कैसे कर सकता है। जेता कुंपा को लगा कि अब इस दाग को धोने का एक ही तरीका है, कल हम लड़ेंगे। वो 12,000 सिपाही थे। कितने सिपाही थे? 80,000 के खिलाफ लड़े थे। कितनों के खिलाफ लड़े थे? वो लड़ाइयां लड़ने का अलग मजा है जिसके अंदर दिखता हो कि मौत निश्चित है। 12,000 80,000 के खिलाफ लड़ेंगे तो मरेंगे तो दिख ही रहा है अपने आप के। उसके बावजूद उन्होंने 80,000 के आसपास उस दिन हरा ही दिए थे। वो तो शेरशाह का एक सेनापति था, वो पीछे से सेना लेके आ रहा था, जलाल खान जलवानी। कौन आ रहा था? जलाल खान जलवानी। एंड टाइम पर वो आ गया, उस वाली सेना पहुंची तो शेरशाह जैसे तैसे लड़ाई जीत पाया था। और जीतने के बाद भी बेचारे ने कहा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह को
किसके लिए? मुट्ठी। कि आज जोधपुर मिल गया, पर इस जोधपुर में होता क्या है? मुट्ठी भर। और यदि आज हार जाता तो मेरे हाथ से क्या निकल जाता? हिंदुस्तान निकल जाता। ऐसा किसने कहा था? कौन सा युद्ध जीतने के बाद क्या कहा था? मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की किसकी सेना की सहायता से जीत पाया था? जलाल खान चलवानी। अपने बीकानेर का कौन लड़ रहा था उसके साथ? कल्याणमल। मेड़ता कौन लड़ रहा था? वीरमदेव। मालदेव कौन से दो सेनापतियों पर विश्वास नहीं कर पाया था? जेता और कुंपा। गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ था? 5 जनवरी 1544। गिरी सुमेल युद्ध का और क्या नाम है? जेतारण। कौन सा युद्ध है? जेतारण का युद्ध। फिर मालदेव की एक रानी थी जिसका नाम है उमादेव। क्या नाम है? जिसको हम कहते हैं रूठी रानी। क्या कहते हैं? नाराज हो गई थी इसलिए नाम क्या हो गया? क्या नाम हो गया? रूठी। इस रूठी रानी पर बाद में एक राइटर थे इसके दरबार में, आसानंद जी। क्या नाम थे? आसानंद जी ने इस उमादेव पे बुक लिखी थी, उमादेव भटियाणीरा कवित। कौन सी लिखी थी? उमादेव भटियाणीरा कवित। अच्छा, ये उमादेव नाराज हुए थे एक दासी के कारण। उन दासी का नाम था भारमली। क्या नाम था? फिर वो भारमली एक बागा नाम के बंदे के साथ चली गई थी, इसलिए उस पर लिखे थे बागा भारमली रात दुआ। क्या लिखी थी? तो आसानंद जी की 2 किताबें बताओ कौन कौन सी है? उमादेव भटियाणीरा कवित और बागा भारमलीरा। जहां तरवर्त मोरियोर, जहां सरवर्त हंस, जहां बागोत भारमल, जहां दारूत मंस। जहां जहां तरवर मतलब पेड़ है वहां वहां मोर है, जहां जहां सरोवर है वहां वहां हंस है, जहां जहां दारू है वहां वहां मांस है, जहां जहां बागा है वहां वहां बागे के बिना भारमली नहीं, भारमली के बिना। राजस्थान की प्रसिद्ध प्रेम कहानी कौन सी है? उन बागा भारमली पे दोहे किसने लिखे थे? इसलिए उन दोहों के नाम क्या है? उमादेव भारमली से, भारमली कारण नाराज होकर चले गए थे इसलिए कौन सी लिखी? उमादेव भटियाणीरा कवित। कौन सी लिखी? नाराज होकर चले गए इसलिए क्या कहलाते हैं? रूठी रानी। क्या कहलाते हैं? रूठी रानी। याद रहेगा। एक मालदेव के दरबार में एक राइटर और थे, उनका नाम था ईसरदास। क्या नाम था? ईश्वरो सो परमेश्वरो। ईश्वरो सो न केवल कवि थे बल्कि लोक देवता है। पश्चिमी राजस्थान में अपना लोक देवता ईश्वर परमेश्वर हो गया था। ईश्वर क्या हो गया था? और इन्होंने बड़ी शानदार बुक लिखी थी, हाला झालारी कुंडलियां। कौन सी बुक लिखी? हाला गुजरात में जगह हलवद। कौन सी जगह? वहां झाला रहते हैं, झाला राजपूत रहते हैं, उनपे दोहे लिखे। दोहों को बोलते हैं कुंडलियां। उनकी सूरवीरता पर दोहे लिखे, 700 दोहे लिखे। कितने दोहे लिखे? तो आप उसको हाला झालारी कुंडलियां कह सकते हो या कह सकते हो सूर सत्सई। क्या कह सकते हो? एक किताब माता जी पे लिखी थी देवियाण। कौन सी लिखी थी? और एक किताब कृष्ण भगवान पे लिखी थी हरिरस। कौन सी लिखी? कोई क्वेश्चन पूछेगा राजस्थान का ऐसा कौन सा कवि था जो लोक देवता भी है? राजस्थान का ऐसा कौन सा राजा है जो लोक देवता है? मलिनाथ। कौन है? मलिनाथ। ईश्वरो सो परमेश्वरो। ईश्वर क्या हो गए थे? परमेश्वर। तो ईश्वरदास जी किताबों के नाम बताओ। हाला झालारी कुंडलियां, देवियां। हाला झालारी कुंडलियां का एक नाम और सूर सत्सई। कौन सी है? वीर सत्सई किसने लिखी? सूर्यमल मिशन। किसने लिखी थी? वीर सत्सई 2 लोगों की लिखी है। एक तो सूर्यमल मिशन वाली बहुत फेमस है, एक है नाथू सिंह महवारिया। किसने लिखी थी? नाथू सिंह महवारिया। पर वो फेमस अपने सूर्यमल जी वाली है, वही क्वेश्चन पूछते हैं उसका। पर फिर भी अपनी किस्मत फूटी हो कभी, अपने से पूछ लिया जाए तो एक और याद रखना। एक और वीर सत्सई किसकी लिखी हुई है? नाथू सिंह महवारी। तो सूर सत्सई तो किसने लिखी? ईश्वरदास जी। वीर सत्सई किसने लिखी? सूर्यमल मिशन और नाथू सिंह महवारी। आसानंद जी और ईश्वरदास जी दोनों किसके दरबार में थे? मालदेव। आसानंद जी किताबों के नाम बताओ। उमादेव भटियाणीरा कवित, बागा भारमलीरा दुआ। ईश्वरदास जी किताब के नाम बताओ। हाला झालारी कुंडलियां, देवियाण और हरिरस। किसकी किताब है? मालदेव की उपाधियां है। मालदेव की एक उपाधि थी हिंदू बादशाह। क्या नाम था? क्या नाम था? एक उपाधि थी हसमत वाला राजा। क्या नाम थे? वह राजा इसके बाद ठाट बाट हो, वैभव ज्यादा, उसको क्या बोलते हैं? हसमत वाला राजा। क्या बोलते हैं? तो मालदेव की 2 उपाधियां बताओ क्या है? हिंदू बादशाह और हसमत वाला, ठाट बाट वाला राजा, वैभवशाली राजा, ज्यादा पैसे वाले राजा, उसको क्या बोलते हैं? वो चूंकि हिंदुओं का बड़ा राजा था इसलिए नाम क्या पड़ गया? उसने खूब सारे किले बनवाए थे। बहुत फेमस मेड़ता वाला किला उसी का बनवाया हुआ, इसलिए मेड़ता वाले किले को बोलते हैं मालकोट। क्या बोलते हैं? ये मालदेव का कोट था यहाँ पर, इसलिए नाम क्या पड़ा उसका? मालकोट। ऐसे उसने नागौर में किला और बनवाया था रिया। कहां पर बनवाया? उसने किला बनवाया था सोजत, पाली में सोजत है, जहां की मेहंदी को जीआई टैग मिला है। सोजत की मेहंदी को भी क्या दिया गया है? जीआई टैग। ऐसे ही उसने पोखरण में किला बनवाया था। कहां पर बनाया था? और पोखरण की पोट्री को पहले से जीआई टैग है।
पोखरण के बर्तनों को जीआई टैग मिला हुआ है। सोजत की मेहंदी किसको जीआई टैग मिला? पोखरण पोट्री किसको मिला हुआ है? सोजत में किसको मिला हुआ है? और इन सब जगह पे किले किसने बनवाए थे? किसने बनवाए थे? मालदेव इन सब जगह पे किले बनवाता। मालदेव की उपाधियां क्या क्या थी? दिल्ली के कौन से राजा से लड़ा था वो? शेरशाह सूरी। दिल्ली के कौन से राजा को उसने सहायता देने की कोशिश की थी? बीकानेर के कौन से राजा को उसने युद्ध में मार दिया था? जैत सिंह। तो जैत सिंह का कौन सा बेटा गया था? मेड़ता कौन सा राजा गया था? कौन सा गया था? चलो, इसके बाद इसका बेटा एक राजा बनता है चंद्रसेन। कौन था? चंद्रसेन वो राजा था जिसने महाराणा प्रताप की तरह अकबर की अधीनता स्वीकार। ये तीन बड़े राजा, एक उधर मेवाड़ में महाराणा प्रताप, इधर मारवाड़ में चंद्रसेन, सिरोही में सुल्तान। सिरोही में ये गठबंधन है। एक इनके साथ आप जालोर के एक राजा और जोड़ सकते हो, ताज खान। कौन थे? ये सब मिले हुए थे, पूरी बाउंड्री सील की थी उस टाइम में। तो मारवाड़ में, मेवाड़ में कौन? महाराणा प्रताप। मारवाड़ में कौन? सिरोही में कौन? और जालोर में कौन? इसलिए चंद्रसेन को हम कहते हैं मारवाड़ का प्रताप। क्या कहते हैं? जिस प्रकार प्रताप लड़े थे वैसे ही कौन लड़ा था? कौन लड़ा था? चंद्र। क्या कहा जाता है इसको मारवाड़ का? और ऐसा इसको कहते हैं विश्वेश्वर नाथ रेऊ। कौन कहते हैं? वीएन रेऊ। फिर लोगों ने कहा पर महाराणा प्रताप राजा बने थे 1572। कब बने थे? चंद्रसेन तो बन गया 1562। चंद्रसेन कब बन गया? इसका मतलब वो चंद्रसेन से पहले लड़ने लग गया था। सॉरी, महाराणा प्रताप से पहले कौन लड़ने लग गया था? चंद्रसेन। इसलिए चंद्रसेन को कहते हैं प्रताप का अग्रगामी, गाइड ऑफ प्रताप, कि वो प्रताप का अग्रगामी है, प्रताप के आगे आगे चलने वाला है। पर जितने याद महाराणा प्रताप किए जाते हैं उतना याद चंद्रसेन को। महाराणा प्रताप को वह व्यक्ति भी जानता है जो हिस्ट्री नहीं पढ़ता। चंद्रसेन को हम तभी जान पाते जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं। इसलिए चंद्रसेन को कहते हैं मारवाड़ का भूला बिसरा राजा। क्या कहते हैं? ऐसा राजा जिसको मारवाड़ ने क्या कर दिया। इसलिए आप कभी जोधपुर जाइए, आपको चंद्रसेन के नाम पर वहां कोई मूर्ति नहीं मिलेगी। आप जोधपुर जाइए, वहां चंद्रसेन के नाम पर आपको कोई सर्किल नहीं मिलेगा। आप जोधपुर जाइए, वहां चंद्रसेन के नाम पर कोई भी आपको रोड नहीं मिलेगी। आप देश में कहीं जाइए, महाराणा प्रताप के नाम पे कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो उतने चंद्रसेन याद नहीं किए गए। तो चंद्रसेन को क्या कहते हैं? मारवाड़ का प्रताप का, क्योंकि प्रताप से पहले लड़ाइयां शुरू कर दी, इसलिए प्रताप का अग्रगामी। और मारवाड़ का तो किस क्या क्या कहा जाए चंद्रसेन को बताओ? और मारवाड़ का प्रताप कौन कहता है? विश्वेश्वरनाथ रेऊ। किसको? चंद्रसेन को। अकबर ने इस पर खूब अटैक किए थे। अकबर पहले जोधपुर पर अटैक करता है। कहां पर अटैक करता है? जोधपुर। तब ये उन दिनों में चला गया था भादराजून। कहां चला गया था? भादराजून चला गया था। फिर उसने जब भादराजून पे अटैक किया तभी चला जाता है सिवाना। कहां चला जाता है? सिवाना। तो हम पढ़ते भी हैं कि सिवाना मारवाड़ के राठौड़ों की शरण स्थली। सिवाना क्या थी? मारवाड़ के राठौड़ों की। कि मारवाड़ के राठौड़ों पे जब भी कोई संकट आता तो कहां जाया करते? सिवाना। तो सिवाना मालदेव गया था, सिवाना चंद्रसेन गया, सिवाना में रहे थे दुर्गादास राठौड़। कौन रहे थे? फिर सिवाना में भी संकट आया, आगे चला गया था काणुजा। कहां चला गया? काणुजा में भी संकट आया, आगे चला गया था पीपलूंद। कहां चला गया? तो कोई पूछे कि भाई किसने अपने पूरे जीवन छापामार युद्ध किए थे? पहाड़ियों की जो लड़ाई होती है उनको क्या बोलते हैं, है ना? कोई पूछे भाई सिवाना के किले में छापामार युद्ध किसने किया, या पहाड़ियों में छापामार युद्ध किसने किया? किसने किए थे? चंद्रसेन। फिर फाइनली वो ऐसे ही पहाड़ियों में दिन बैठा हुआ था। सारण की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां? और इन सारण की पहाड़ियों में गांव है सिंचियाई। कौन सा गांव है? साथ वालों ने जहर दे दिया था उसके साथ वालों को लगा कि यार ये आदमी तो पहाड़ों में बैठा रहेगा, ये तो मान नहीं रहा, अपने ही अब काम करते हैं। तो साथ वालों ने क्या दे दिया? तो एक कौन से राजा की जो अकबर के खिलाफ लड़ रहा था, जहर दे के मार दिया गया था उसको। साथ वालों ने मार दिया। कौन सी जगह पे? सिंचियाई। सिंचियाई कौन सी पहाड़ियों में? तो चंद्रसेन को क्या क्या कहा जाता बताओ? मारवाड़ का भूला बिसरा राजा। मारवाड़ का प्रताप कौन कहता है? विश्वेश्वरनाथ रेऊ। पूरा जीवन पहाड़ियों में किसने बिताया था? चंद्रसेन। पहाड़ियां कौन कौन सी? भादराजून, सिवाना, काणुजा, पीपलूंद, सारण। कौन सी पहाड़ियों में मृत्यु हुई? सारण की पहाड़ियों में। कौन से गांव में? कौन से गांव में? सिंचियाई नाम के गांव में चंद्रसेन की क्या हो गई थी? मृत्यु। अकबर इन दिनों में 1570 में एक दरबार लगाता है, नागौर दरबार। कौन सा दरबार लगा था? तो नागौर दरबार किसने लगाया था? कब लगाया था? कब लगाया था? तो अकबर ने यह कह के लगाया था कि अपने अकाल राहत कार्य करेंगे। क्या करेंगे? हुआ क्या था? अकबर 1570 में अपने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जियारत करने के लिए आया हुआ था। हम सब पढ़ते हैं कि 1570 में अकबर ने अजमेर में अकबर का किला बनवाया था।
जिसको अकबर का दौलत खाना भी कहा जाता है, जहां पर जहांगीर सर टॉमस रो से मुलाकात करता है। अंग्रेज अपने हथियार रखते थे, इसलिए क्या बोलते हैं, मैगजीन। अंग्रेज बाद में क्या बना देते हैं, राजपूताना। हम ये भी जानते हैं कि हल्दीघाटी युद्ध से पहले पूरी प्लानिंग कौन से किले में बनी थी, अकबर किले। तो 1570 में राजस्थान में है वो, तो राजस्थान में तो उसने एक दरबार लगाया। दरबार कहां पर लगाया, नागौर के। क्या बहाना करके लगाया, तो उसने पश्चिमी राजस्थान के राजाओं को आगे लो, आओ कभी हवेली पे, मतलब आओ कभी दरबार में, नागौर दरबार में, यहां बैठ के अपने बातचीत करेंगे। किसकी बात करेंगे, तो आए भाई कई राजा। बीकानेर का एक राजा आया, कल्याणमल। कौन राजा है, अभी जो हम पढ़ रहे थे, कल्याणमल, जो गिरी सुमेली वाले युद्ध में शेरशाह के साथ लड़ रहा है, ये कहां से आया, बीकानेर। एक जैसलमेर से राजा है, उसका नाम था हर्राज। क्या नाम था, हर्राज। कहां से आया, जैसलमेर। और चंद्रसेन का बड़ा भाई इसके अंदर चला गया था, शरीर में मोटा था वो, इसलिए उसका नाम था मोटा राजा उदय सिंह। कौन था, मोटा राजा उदय सिंह। ये कहां का हो गया, जोधपुरिया, मारवाड़ का। तो इन तीनों ने अकबर से संधि कर ली थी। तो नागौर दरबार में अकबर से संधि करने वाले बंदे कौन कौन थे, कल्याणमल, हर्राज और मोटा राजा उदय सिंह। कल्याणमल कहां का है, हर्राज कहां का है, मोटा राजा उदय सिंह कहां का है, किसका भाई है, चंद्रसेन। किसका भाई है, हालांकि चंद्रसेन भी नागौर दरबार में गया, पर वहां जाने के बाद उसको पता चला यहाँ अकाल की तो बात ही नहीं हो रही, यहाँ किसकी बात हो रही है, संधियों की। और वो भी भाई साहब अपने से पहले संधि कर गए, तो चंद्रसेन वापस चला गया। तो कोई पूछे कि क्या चंद्रसेन नागौर दरबार में गया था, हाँ। क्या उसने अकबर से संधि की थी, नहीं, क्योंकि अकबर से पहले संधि कौन कर चुका था, मोटा राजा उदय सिंह। और जैसलमेर में कौन कर चुका है, हर्राज। बीकानेर का कब लगाया गया था, कौन सा दरबार है, किसके दरबार, क्या कह के लगाया गया। फिर अकबर ने कहा अकाल का भी छोटा मोटा तो कुछ करो, तो एक तालाब बनाया था, शुक्र। कौन सा तालाब, शुक्र तालाब बनवाया था। याद रहेगी बात नागौर दरबार की। तो मारवाड़ का पहला राजा जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, कौन था, मोटा राजा उदय। ये पहला राजा था जो अकबर की अधीनता स्वीकार करता है। और इसी का एक भतीजा था, उसका नाम था कल्ला रायमलोथ। क्या नाम था, किसका भतीजा था, मोटा राजा उदय सिंह। क्या नाम था भतीजे का, क्या नाम था, कल्ला। और ये बाद में सिवाना का दूसरा साका करता है। सिवाना का पहला साका सुबह पढ़ा था हमने, सिवाना का दूसरा साका इसके टाइम में हुआ था, अकबर के खिलाफ। किसके खिलाफ हुआ था, तो सिवाना का दूसरा साका किसके नेतृत्व में हुआ था, कल्ला रायमलोथ। किसके खिलाफ किया गया, अकबर। भाई उस टाइम राजा कौन है, अकबर है, तो किसके खिलाफ किया गया, अकबर। और उस समय बीकानेर में एक राइटर हुआ करता, उसका नाम था पृथ्वीराज राठौड़। क्या नाम था, और उसने कल्ला रायमलोथ क्या लिखे थे, किसी के मरने के बाद जो दोहे लिखे जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, पर कल्ला रायमलोथ ने जिंदा जिंदा ही लिखवा लिए थे, अपने मरने से पहले ही उसने अपनी पूरी कहानी सुन ली थी। तो कल्ला रायमलोथ की मरसी कौन लिखता है, पृथ्वीराज राठौड़। कहां का था, बीकानेर। पृथ्वीराज राठौड़ ने कौन सी अपनी फेमस बुक लिखी थी, वेली कृष्ण रुक्मणी। कौन सी बुक लिखी, कौन से किले में बैठ के, गागरोन। अकबर ने कौन सा किला गिफ्ट में दे रखा था, तो गागरोन के किले में उसने कौन सी बुक लिखी थी, वेली कृष्ण रुक्मणी। किसने लिखी थी, उसने कल्ला रायमलोथ की क्या लिखे, मरसी। कल्ला रायमलोथ कहां पे साका करता है, सिवाना। वो सिवाना का कौन सा साका है, दूसरा। किसके खिलाफ किया, अकबर। सिवाना का पहला साका किसने किया, सातल और सोम। वो किसके खिलाफ किया, सातल और सोम कानड़ देव के भतीजे थे, कल्ला रायमलोथ मोटा राजा उदय सिंह। सिवाना के साके भतीजों ने किए, सिवाना के साके। सिवाना का पहला साका कानड़ देव सोनगरा के भतीजों ने किए थे, सिवाना का दूसरा साका मोटा राजा उदय सिंह के भतीजे ने किया था। पहला अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ हुआ था, दूसरा पहला जालोर वालों ने किया था, दूसरा मारवाड़। इसलिए बोलते हैं जालोर की चाबी, सिवाना क्या कहते हैं, जालोर की। इसलिए बोलते हैं मारवाड़ के राठौड़ों की शरण स्थली। मारवाड़ के राठौड़ों को शरण लेनी तो कहां आएंगे, यदि जालोर जीतना है तो पहले क्या जीतना पड़ेगा, इसलिए जालोर की चाबी कहां पर है, कहां पर है, सिवा। फिर एक राजा बने, उनका नाम था गज सिंह। क्या नाम था, और गज सिंह की गर्लफ्रेंड थी अनारा बेगम। क्या नाम था, जगत सिंह की गर्लफ्रेंड कौन थी, रस कपूर। कौन थी, विजय सिंह की। गुलाब राय को क्या कहा जाता है, जोधपुर की नूरजहां। और गज सिंह की कौन थी, गज सिंह के दो बेटे थे, एक बेटे का नाम था अमर सिंह, एक बेटे का नाम था जसवंत सिंह। क्या नाम था, एक बेटे का नाम अमर सिंह और एक। अमर सिंह बड़ा था, योग्य था, बहादुर था, पराक्रमी था, कुशल था, कुशाग्र था। एक जितनी विशेषताएं राजा बनने में हो सकती है वो सारी किसमें थी, पर जसवंत सिंह स्मार्ट था। जसवंत सिंह को लगाया यार बड़े भैया में सारी क्वालिटी, इसलिए राजा कौन बनेंगे। तो कौन ऐसा है जो बड़े भैया को बाईपास करवा के अपने को राजा बनवा सकते। पापा बातें किसकी मानते हैं, उसको पता चला कि पापा गर्लफ्रेंड कौन है,
कौन है? और एक दिन वो अनारा बेगम के रूम के बाहर जाके खड़ा हो गया, और जैसे अनारा बेगम सुबह सुबह उठ के यूं आंखें मसलते बाहर आए तो उनके स्लीपर लिए खड़ा था, चप्पलें लिए खड़ा था। और उसने, अरे अरे तुम जोधपुर के राजकुमार हो, क्या कर रहे हो ऐसे, मेरी चप्पलें लेके हाथ में कैसे खड़े हो सकते हो? और छोड़ो छोड़ो तुम। उसने कुछ नहीं बोला, उसने चप्पलें कदमों में रखी, चरण स्पर्श किया कि इसमें राजकुमार वाली क्या बात है? अरे मैं तुम्हारे पिताजी की दासी हूं। नहीं, दासी नहीं हूं, आप मेरी मम्मी समान। पापा यदि आपको साथ में रखते हैं तो आप मेरे मम्मी समान। और मैंने सुना था आपकी गठिया का दर्द आया हुआ, कैसे? मैं आपके लिए भिस्का धीराज को बुला के लाऊं? किसको बुला के लाऊं? जो राज वैद्य हुआ करता उसको क्या बोला करते थे? क्या बोलते? तो आपके लिए भिस्का धीराज को बुला लाऊं? और उनका नहीं नहीं, अरे कौन सी क्लास में पढ़ते हो तुम? इस बार नंबर कितने आए तुम्हारे? और अनारा बेगम को लगने लगा कि अरे इन दोनों में से कुछ ज्यादा अच्छा है तो वो कौन है? कौन है? और जसवंत सिंह सुबह शाम दोनों टाइम गुड मॉर्निंग मम्मा, गुड इवनिंग, है ना। अमर सिंह पहली बात उधर जाता ही नहीं था, गया तो उसने कभी अनारा बेगम को नमस्ते नहीं किया। तो फिर एक दिन अनारा बेगम ने गज सिंह जी कहा कि गज सिंह जी आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। गज सिंह जी ने कहा आज तक कौन सी बात टाली है? उसने कहा तो प्लीज मेरे कहने पे अगला राजा अमर सिंह को मत बनाओ, किसको बना दो? गज सिंह ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, तो है ना ये पंचायती मत किया। और अमर सिंह बड़ा है, बहादुर है, तो वही बनेगा, कैसे बनाया जा सकता? जसवंत सिंह ना ना ये बात नहीं मानूंगा। उसने कहा बस। कितना ही सख्त बंदा हो भाई साहब, कहीं ना कहीं तो पिघल ही जाता है। अगर सिंह जी का वाह ठीक है, अमर सिंह बड़ा है लेकिन फिर भी उसको छोटी रियासत मिलेगी, नागौर। कौन सी मिलेगी? नागौर। और जसवंत सिंह भले ही बड़ा है लेकिन उसको कहां का राजा बनाया जाएगा? कहां का बनाया जाएगा? तो अमर सिंह को कहां भेज दिया गया? नागौर। अमर सिंह बड़ा बहादुर आदमी था, उसने कहा कोई बात नहीं, भले ही छोटी रियासत है नागौर, लेकिन नागौर का तो मैं मतीरा भी नहीं ले जाने दूं किसी को। क्या नहीं ले जाने दूं? तो इसने मतीरों के लिए लड़ाई कर ली थी भाई साहब, मतीरेरी राड। कौन सी राड कर ली? मतीरेरी राड। गिरीश सुमेल की ठीक 100 साल बाद। गिरीश सुमेल कब हुआ था? मतीरे की राड कब हुई? बीकानेर के राजा के साथ। बीकानेर के राजा का नाम था कर्ण सिंह। क्या नाम था? हालांकि मतीरा कर्ण सिंह ले गया था। तो इसमें जीत किसकी हुई थी? एक राइटर में उस समय के, उनका नाम है काशी छंगानी। क्या नाम है? क्या नाम है राइटर का? और काशी छंगानी एक बुक लिखते हैं, छत्रपति रासो। कौन सी बुक है? बिसल देव रासो किसने लिखी? नरपति हमीर रासो किसने लिखी? किसने लिखी? पृथ्वीराज रासो किसने लिखी? किसने लिखी? चंद्रबरदाय। और छत्रपति रासो किसने लिखी? काशी छंगानी। मानचरित्र रासो, नरोत्तम मानचरित्र रासो किसने लिखी? और काशी छंगानी ने कौन सी लिखी? और इस छत्रपति रासो में मतीरे की राड की जानकारी है। तो मतीरे की राड की जानकारी कौन सी किताब में? जो कि किसके द्वारा लिखी गई? मतीरे की राड कब हुई थी? किस किस के बीच में? अमर सिंह और कर्ण सिंह। कर्ण सिंह कहां का राजा था? बीकानेर। कहां का राजा था? जीत तो किसकी हुई थी इसमें? किसकी हुई थी? आज यूं सोचते हैं तब लगता है कि यार मतीरे के लिए लड़ लिए। किसके लड़ लिए? पर ये इस बात की बात है, आज आप हमारा मतीरा लेके गए हो, कल आप गाय खोल ले जाओगे, परसों आप खेत पे कब्जा कर लोगे, अगले दिन तो आप किसान को बंधक बना सकते हो, उसके लुगाई टाबरों उठा के लेके जा सकते हो। वो किसान जो मुझे टैक्स देता है उसका कोई मतीरा भी क्यों ले जाए? वो किसान जो इस बात की सुरक्षा की मेरे से गारंटी लेता है कि नहीं मैं राजा को टैक्स देता हूं, इसका मतलब राजा मेरी क्या करेगा? सुरक्षा करेगा। और यदि मैं मेरी जनता की सुरक्षा नहीं कर पाता तो फिर कोई राजा बनने का मतलब है नहीं है। तो यदि मेरे किसी किसान का तुम मतीरा भी लेके गए हो तो मैं तुमसे क्या करूंगा? तो राजा ने युद्ध कर लिया लेकिन अपने किसान के स्वाभिमान की रक्षा की। और यही है, जनता में हमेशा ये विश्वास रहना चाहिए कि हमारा राज हमारे लिए कुछ भी कर सकता है, हमारा शासन हमारे लिए कुछ भी कर, भाई तभी हम शांति से रह पाएंगे। भाई आज अपने रास्ते रास्ते जाते हैं तो अपने को डर रहता है कि अपना कोई कुछ भी नुकसान पहुंचाएगा नहीं, और यदि नुकसान पहुंचा दिया तो पुलिस पकड़ लेगी। यही तो है। मान लो अपने को ये हो कि नहीं भाई साहब घर से बाहर निकलते कोई मार सकता अपने को और पुलिस उसका कुछ भी करेगी नहीं, तो हम कोई घर से बाहर नहीं निकले, या घर से बाहर निकले तो हम चाकू लेके निकले और इधर जो देखते चले कि कौन आ रहा है, मैं पहले निकाला करूं, या चाकू ऐसे करके चलेंगे ला नजदीक आ। पर ऐसे नहीं चल रहे ना, हम बिना चाकू के आते हैं ना, इसका मतलब शासन में क्या है? विश्वास है। शासन विश्वास है। तो और मैं कहता हूं यदि ज्यादा होने लग जाए, जैसे आजकल अपने कई केस पढ़ते हैं, आजकल अपने केस पढ़ते हैं भाई लड़कियों के साथ वाले जितने कोई केस चल रहे हैं या दूसरे को मर्डर के केस चल रहे हैं, इसका मतलब लोगों में शासन का डर नहीं है, कोई डर ही नहीं रहा बंदा।
कि भाई आप ऐसे कैसे कर सकते हो कि भाई भीलवाड़ा वाला केस है कि भट्टी में झोंक दिया है, जोधपुर वाला केस हुआ, कितना बुरा सा केस हुआ, तो इसका मतलब लोगों के अंदर शासन का डर है? नहीं, ये बहुत गलत बात है। शासन का डर हमेशा बने रहना चाहिए। यदि शासन का डर नहीं है तो फिर लोग शांति से नहीं रह पाएंगे। फिर आप कहो कि हमने तो कुछ किया ही नहीं, आप नहीं करोगे, पर कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसा करते हैं, वो आपके खिलाफ कर जाएंगे। इसलिए हमेशा शासन का डर रहना चाहिए। ये वैसी लड़ाई। तो मतीरी की राइड कब हुई थी? वो फिर मैं किस्सा बताता ही हूं कि जैसलमेर में एक राजा हुआ करते, जवाहर सिंह। कौन राजा थे? जवाहर सिंह। और एक दिन यूं ही अपना घोड़ा लेके अपनी राज्य की प्रजा के हाल चाल लेने के लिए जा रहे थे। तब कोई राजा को पहचानता तो था नहीं कि भाई हर कोई आदमी राजा को कैसे पहचान जाएगा। मैं कहता हूं कि भाई आज इतने टीवी के साधन आ गए, आज संचार तंत्र बहुत है, अखबार है आपके पास में, आप सब लोगों की फोटो देखते हैं, फिर भी यदि मेघालय का मुख्यमंत्री घूम रहा हो, आप पहचान लो क्या? होने जरा हमें मेघालय के मुख्यमंत्री से क्या लेना देना। सेम बात अशोक जी मणिपुर घूमते हो तो अशोक जी को पहचान ले कोई? वो नहीं पहचाने, सीधी सी बात है ना भाई। कोई बड़े बड़े लोग हैं, उनको भले ही अपने पहचान ले, हर किसी आदमी को तो पहचानते। वो मैंने कभी बताया होगा कि हम और फ्लाइट में जा रहे थे दिल्ली यहां से, और अजय माकन जो केंद्रीय मंत्री रहे हुए थे, राजस्थान के प्रभारी हुआ करते कांग्रेस के, अजय माकन हमारे साथ आके बैठे। हम 7 लोग थे, हम 7 के अलावा फ्लाइट में किसी ने नहीं पहचाना। ऑब्वियस सी बात है, दिल्ली के नेता को राजस्थान का आदमी क्यों पहचानेगा? ठीक है, आपने तो पंचायती इसी प्रकार की करते रहते तो अपने पहचान गए, तो नमस्ते कर लिया उनको, बाकी तो हम भी नहीं पहचानते तो चुपचाप ही बैठ के जाते वहां पर। तो वो की वो बात थी। तो जवाहर सिंह एक दिन जा रहे थे, अब राजा को यूं कोई पहचाने नहीं, राजा ने भेष भी बदल रखा होगा अपना, और अचानक अब जैसलमेर में वैसे जनसंख्या घनत्व अब ऐसा रहा है, तो पहले के टाइम में तो और भी कम होता होगा यार, ये डेंसिटी और भी कम रही होगी। इसलिए अबुल फजल ने बापड़े ने कहा था भाई वहां जाने के लिए टांगे भाटे की चाहिए, भाटे की टांगे तो पहुंच सकते हो, वरना पहुंचे नहीं सकते। तो उस महिला को जवाहर सिंह ने कहा, वो कोई मुस्लिम महिला थी, उसने खूब सोना पहन रखा, ऊपर से नीचे तक एकदम लथपथ हो रही सोने से वो। और जवाहर सिंह ने उसको कहा कि बहन, इस बियावान जंगल में, रिंद रोई में, जहां दूर दूर तक ना बंदा ना बंदे दी जात, तेरे को डर नहीं लगता? तो उसने ऊपर देख के कहा, डर किससे? तो लूटपाट हो जाए कोई, इतना सोना है तेरे पास, सोने के चक्कर में कोई लूटपाट कर ले तो कौन कर सकता? मैं कर लूं? तू अकेली अभी तेरा सोना लूट के ले जाऊं, तू क्या कर ले? तो हो हंस के बोली कि मैं तो कुछ ही नहीं करूं, पर मैं टैक्स देती हूं ना, उसका नाम जवारा है। जवाहर सिंह क्या है? उसका नाम जवारा है। चमड़ी उतार के जूते बना लेगा तेरे। इसलिए ना ये दिमाग से बाहर निकालना कि कोई लूटपाट हो सकती। ये शासन में विश्वास है। ये क्या है? वही जो हम बात कर रहे हैं कि हम आ रहे हैं तो बिना चाकू के आ रहे हैं, क्योंकि शासन में वही है कि किसान को विश्वास है कि मतीरा मेरा तो मेरे पास रहना चाहिए, और यदि मेरे मतीरे को दूसरा लेके जाता तो राजा हमारे लिए क्या करेगा? लड़ाई। तो मतीरे की राइड किस किस के बीच में? नागौर और बीकानेर। कौन कौन से राजा के? कर्ण सिंह और अमर सिंह। इसकी जानकारी कौन सी किताब में? ये किताब किसने लिखी? किसने लिखी थी? काशी चंगान। अच्छा, इस बात पर कर्ण सिंह को बड़ा यूं बुरा लगा था उस समय कि यार हमसे अमर सिंह ने लड़ाई कर ली। तो कर्ण सिंह ने शाहजहां, मुगल बादशाह हुआ करता, शाहजहां के रक्षा मंत्री को पटा लिया था। रक्षा मंत्री को तब बोलते थे मीर बख्शी। क्या बोलते? और शाहजहां का एक मीर बख्शी था, सलावत खान। कौन था? सलावत खान। इसको पटा लिया और अमर सिंह के खिलाफ बुरा भला कहना शुरू किया, अमर सिंह के खिलाफ भड़काना शुरू किया। तो एक दिन जब अमर सिंह दरबार में गया तो मीर बख्शी कौन था? सलावत खान। सलावत खान उसको गंवार बोल देता है कि गंवार पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं। अमर सिंह गुस्सा आया, वापस घुमा, उसने मीर बख्शी के झींटे पकड़े, चाकू था, कटार थी उसके पास में। क्या थी? कटार। कटार ही कटार मार के मार दिया था। तो मीर बख्शी को मार देता है। कौन से मीर बख्शी को? किससे मारता है? अपनी कटार से। इसलिए उसको बोलते हैं कटार का धनी। क्या बोलते हैं? तो कटार का धनी किसे कहा जाता है? किस कहा जाता है? तो एक नागौर जैसी छोटी सी रियासत का राजा था अमर सिंह, उसके बावजूद भरतपुर की नौटंकी में भी उस पर नाटक किए जाते हैं। उसके बावजूद रम्मत बीकानेर जैसलमेर के अंदर होती है, पर आचार्यों के चौक में अमर सिंह राठौड़ की रम्मत की जाती है। अमर सिंह, भारत की ऐसी कोई भाषा नहीं है जिसमें अमर सिंह राठौड़ पर किताब नहीं है। अमर सिंह राठौड़ इतना फेमस हुआ बंदा। तो कई बार यूं स्वाभिमान के चक्कर के अंदर कई बंदे खूब फेमस हो जाते हैं, तो लोगों को ये, भाई कोई बड़ा युद्ध नहीं जीता होगा अमर सिंह ने कि कोई बहुत बड़ा किसी से जाके युद्ध लड़ दिया, पर कुछ इंस्टेंट चीजें होती है वो लोगों को अच्छी लगती है। वो लोगों को लगता है यार एक बंदे ने ये सुनना भी पसंद नहीं किया कि मेरे को गंवार कैसे बोल सकता है। तो अपने कवियों ने तो वैसे दोहे बनाया कि इन मुक्त गगो कैन उणमुख लई उणसन लई कटार, कि उधर से उसने गंवार का गै बोला था, केवल वार तो बोला नहीं था। इतने में उसने क्या निकाल ली थी? कटार। वार कह पायो नहीं, जमदर हो गई पार। वो वार नहीं कह पाया, उससे पहले कटार पार कर दी थी उसने उसके, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? कटार का धनी। किसको? अमर सिंह। तो दो बातें याद रखना, एक तो मतीरे की राड और एक कटार का। फिर एक राजा बना था जसवंत सिंह। कौन राजा बना था?
मुझे मतलब अपने राजस्थान के जितने राजा उनमें सबसे जोरदार कोई बंदा लगता है तो वो कौन है? औरंगजेब को नचाया इसने। जी में आती ना उस दिन गेंद की तरह उछाल लिया करता था ये बंदा। इसने औरंगजेब के खिलाफ एक युद्ध लड़ा था, धर्मत का युद्ध। कौन सा युद्ध लड़ा था? धर्मत का युद्ध 1658 में। कब लड़ा था? औरंगजेब का अपने भाई से लड़ाई चल रही थी, सुजा, सॉरी सुजा कह रहे उसके, दारा सिको। किसके साथ? दारा सिको से लड़ाई चल रही थी। उस लड़ाई में दारा का सेनापति था। किसका सेनापति था? दारा का सेनापति था। हालांकि ये युद्ध में घायल हो जाता है, ये वापस आ जाता है, तो इसमें जीत किसकी हुई थी? औरंग। किसकी जीत हुई? और को सिंपल पूछेगा उत्तराधिकार की कौन सी लड़ाई में इसने भाग लिया था, तो कौन सी लड़ाई में? धर्मत का युद्ध। किसकी तरफ से भाग लिया था? दारा। पर युद्ध को जीता कौन था? ये हार के वापस आया तो इसकी एक हाड़ी रानी थी, उसका नाम था जसवंत देव। क्या नाम था? उसने किले के दरवाजे बंद कर दिए थे। उसने कहा कि भाई ऐसा हारे हुए पति का तो मैं मुंह भी देखूंगी। मुश्किल से मंत्रियों ने समझौता करवाया, तब उसने अंदर आने दिया था। तो राजस्थान की कौन सी रानी ने किले के दरवाजे बंद कर दिए? तो राजा का नाम जसवंत, रानी का नाम नवजोत सिंह सिद्धू, नवजोत कौर सिद्धू। नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी का नाम क्या है? नवजोत कौर सिद्धू। वैसे राजा का नाम क्या था? जसवंत सिंह। रानी का नाम भी क्या था? तो आवाज लगाता जसवंत, दोनों आ जाते कि हाँ। फिर कहते नहीं, सिंह को नहीं बुलाया, दे को बुलाया, दे को नहीं बुलाया, सिंह को बुलाया। ध्यान रखना वैसा। फिर एक लड़ाई और हुई थी, खजुआ का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ? खजुआ का युद्ध। ये होता है अगले साल 1658 में। ये औरंगजेब का अपने एक और भाई से होता है, सुजा। कौन से भाई से होता है? सुजा। उसमें भी ये लड़ने गया था औरंगजेब की तरफ से, लेकिन बाद में मिल गया था सुजा से। किसे मिल गया था? हालांकि उसमें भी फाइनली जीतता तो कौन है? औरंगजेब। तो दो लड़ाइयां ये एक प्रकार से औरंगजेब के खिलाफ लड़ता है। कौन कौन सी दो लड़ाइयां? धर्मत का युद्ध और खजुआ का युद्ध। धर्मत में लड़ने के लिए किसकी तरफ से गया था? दारा। खजुआ में गया तो किसकी तरफ से था? औरंगजेब। लेकिन किससे मिल गया था? सुजा। किसके मिल गया? सुजा। जीता कौन दोनों में? औरंगजेब। तो औरंगजेब क्या बन गया? बादशाह। तो औरंगजेब को लगता था यार ये बंदा अपने खिलाफ है, पंगे करेगा। तो औरंगजेब ने इसकी पोस्टिंग कर दी काबुल। कहां कर दी? और वहीं काबुल में एक जगह जमरूद का थाना। कौन सी जगह? अमरूद का थाना नहीं, वहां पर इसकी मृत्यु हो गई। और ये जब मरा तब औरंगजेब ने कहा था कुफर का दरवाजा टूटा है। किसका दरवाजा टूटा है? किसकी मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा था आज कुफर का दरवाजा टूट गया? किसने कहा था ऐसा? किसकी मृत्यु पर? कहां पर मृत्यु हुई? और कौन से किले के बारे में कहा जाता है कि कुफर का घर इस्लाम का घर बन गया था? ऐसा किसने कहा था? अमीर खुसरो। किसने कहा था? जब किसने कब्जा किया था? अलाउद्दीन खिलजी। किसके टाइम में कब्जा किया था? अमीर। किसके टाइम में? और किसकी मृत्यु पर कहा गया कुफर का दरवाजा टूट गया? कुफर मतलब मूर्ति पूजा। वो दरवाजा जो मूर्ति पूजा करवा रहा था वो अब टूट गया। अब हम मूर्ति पूजा होने, ऐसा किसने कहा था? औरंगजेब। जब जसवंत सिंह की कहां पर मृत्यु हुई? जमरूद का थाना। जसवंत सिंह उत्तराधिकार की कौन कौन सी दो लड़ाइयों में लड़ा था? खजवा का युद्ध और एक युद्ध हुआ था इनके बीच में, और सामूगढ़ का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था? इस सामूगढ़ के युद्ध के बाद में और औरंगजेब बादशाह बना था। तो औरंगजेब बादशाह कौन से युद्ध के बाद बना था? तो सामूगढ़ वाले के बाद में अपने राजस्थान में हम पहले जो राजा पढ़ रहे थे, मिर्जा राजा जयसिंह। कौन था? मिर्जा राजा जयसिंह जाके औरंगजेब से मिल गया था। तो राजस्थान का पहला राजा जो दारा की जगह छोड़ के औरंगजेब की तरफ मिल गया था, कौन था? मिर्जा राजा जयसिंह। कौन से युद्ध के बाद? सामू। तो ये बाद में अपने साथ किसको ले गया था? जसवंत सिंह। तो जसवंत सिंह खजुआ वाले युद्ध में लड़ने तो किसकी तरफ से ज्यादा है? औरंगजेब। पर उसको लगा कि नहीं यार औरंगजेब का साथ तो नहीं देंगे, तो वो फिर बीच में किससे मिल गया था? सुजा। किससे मिल गया था? सुजा। तो याद रहेंगे कौन कौन सा? धर्मत और खजुआ। और ये बीच में अदला बदली किसके कौन से युद्ध के बाद हुई? सामूगढ़। पहले कौन गया? मिर्जा राजा जयसिंह। वो किसको ले गया? तो मुझे याद है एक बार किसी एग्जाम का क्वेश्चन है कि सामूगढ़ युद्ध के बाद राजस्थान का कौन सा पहला राजा था जो दारा के साथ छोड़ के औरंगजेब की तरफ चला गया था? मिर्जा राजा जयसिंह। कौन चला गया था? या ना, ये भी आपको फिर अपने पढ़े तो अपने दिमाग में आएगा यार। धर्मत में तो किसकी तरफ है? वो दारा। और किसके खिलाफ है? औरंगजेब। खजुआ में गया किसकी तरफ से? औरंगजेब। तो कब चला गया था? सामूगढ़ युद्ध के बाद। कौन से युद्ध के बाद? सामूगढ़ युद्ध के बाद। जसवंत सिंह ने किताबें लिखी थी बहुत अच्छी अच्छी। जसवंत सिंह ने बुक लिखी, एक बुक का नाम था प्रबोध चंद्रोदय। क्या नाम बुक का? एक बुक लिखी थी आनंद विलास। कौन सी बुक लिखी थी? एक बुक लिखी थी भाषा भूषण। तीन याद कर लेना आपने। तो कौन कौन सी तीन किताबें बताओ देखे? प्रबोध चंद्रोदय, आनंद विलास। नाम बताओ दोबारा क्या क्या? किसकी किताब है? हमीर की बुक कौन सी है?
श्रृंगार हार। बुद्ध सिंह की बुक कौन सी है? नेह तरंग। इधर इसकी बुक कौन कौन सी है? प्रबोध चंद्रोदय, आनंद विलास और जयसिंह कारिका किसने लिखी थी? सवाई जयसिंह। नक्षत्रों की सारिणी कौन सी थी? जी जे मोहम्मद शाही। कौन सी थी? राजाओं द्वारा लिखी गई किताबें याद करनी है ना, क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा उपलब्धि होती है ना। राजा युद्ध वगैरह लड़ा करते, उस टाइम में यदि किसी राजा ने किताब भी लिखी तो आरपीसी लगता है ये वाली पूछ लेनी चाहिए अपने। और इसी के दरबार में था आपका नैणसी। कौन सा था? नैणसी। नैणसी इसका दीवान था। नैणसी क्या था? दीवान मतलब निर्मला सीतारमन। दीवान मतलब निर्मला सीतारमन, फाइनेंस का जो काम देखता। और नैणसी ने 2 किताबें लिखी थी। एक तो लिखी नैणसी ख्यात। कौन सी लिखी? पर आपसे ये कोई नहीं पूछेगा नैणसी ख्यात। आपसे सवाल ये पूछेंगे कि नैणसी ख्यात में कौन से राज्य की जानकारी है? जोधपुर। किसकी जानकारी है? और एक किताब लिखी थी इसने, मारवाड़ रा परगनारी विगत। कौन सी किताब लिखी? मारवाड़ रा परगनारी विगत। किसने लिखी? विगत का मतलब होता है इतिहास। विगत का मतलब, तो मारवाड़ के परगनों का इतिहास लिखा, इसलिए बुक का नाम क्या हो गया? मारवाड़ रा परगनारी। इस किताब का एक नाम और है मारवाड़ का गजट। क्या नाम है इसका? मारवाड़ का गजट। और अपने एक इतिहासकार में मुंशी देवी प्रसाद। कौन में? वो कहते हैं कि भाई नैणसी ने ठीक वैसा ही काम किया था जैसा अकबर के दरबार में किया था अबुल फजल, इसलिए इसको कहा जाता है राजपूताने का। तो राजपूताने का अबुल फजल किसे कहा जाता है? मुहणोत नैणसी। क्या कहा जाता है उसे राजपूताने का? कहता कौन है? मुंशी। कौन कहता है? और जसवंत सिंह की किस पोस्ट पे काम करता थे? दीवान। किस पोस्ट पे? दीवान। कौन कौन सी 2 किताबें लिखी? नैणसी ख्यात और मारवाड़ रा परगनारी विगत। मारवाड़ रा परगनारी विगत को और क्या कहते हैं? मारवाड़ का गजट। क्या कहते हैं? मार। तो नैणसी भाई। इसके बाद में आ गया जो अगला राजा है अजीत सिंह। कौन है? औरंगजेब चाहता नहीं था कि जसवंत सिंह का कोई भी बेटा राजा बने, तो औरंगजेब अजीत सिंह को क्या कर लेता है? गिरफ्तार। तो वहां से अजीत सिंह को लेके निकलते हैं दुर्गादास राठौड़। कौन लेके निकलते हैं? दुर्गादास राठौड़। दिल्ली में इनको बंद किया था, लेकिन दिल्ली से दुर्गादास राठौड़ लेके निकल गए। साथ में एक महिला थे गोरा। कौन थे? गोरा। जिस प्रकार आपने नाम सुना पन्ना दहाय। पन्ना दहाय मेवाड़ में बचाते हैं उदय सिंह को। किसको बचाते हैं? उदय सिंह। गोरा मारवाड़ में किसको बचाते हैं? अजीत सिंह को। इसलिए गोरा को बोलते हैं मारवाड़ की पन्ना दहाय। क्या बोलते हैं? किसे बोला जाता है? गोरा को। कौन कौन बचा के लेके आए? दुर्गादास राठौड़। और बाद में सिरोही के गांव में रखा था, उस गांव का नाम था कालिंद्री। क्या नाम था? यहां पर एक बंदे थे जयदेव पुरोहित। कौन थे? इनके घर पे रखा था। किसके घर पे रखा था? अब यहां लेके तो आ गए भाई अजीत सिंह को, पर अब अजीत सिंह का सेनापति कौन है? दुर्गादास राठौड़। दुर्गादास जी जानते थे कि यार अकेले तो पार पड़ेगी नहीं, तो किसी बड़ी रियासत का साथ लिया जाए। बड़ी रियासत हुआ करती मेवाड़। कौन सी थी? इसलिए मेवाड़ में एक राजा का सहयोग लिया गया, वो राजा है राज सिंह। कौन है? तो अजीत सिंह और राज सिंह के बीच में गठबंधन बना, इसलिए गठबंधन को बोलते हैं राठौड़ सिसोदिया गठबंधन। क्या बोलते हैं? क्योंकि मारवाड़ वाला राजवंश कौन सा था? राठौड़। मेवाड़ वाला कौन सा था? सिसोदिया। इसलिए गठबंधन का नाम क्या हुआ? राठौड़ सिसोदिया। तो राठौड़ सिसोदिया गठबंधन कौन कौन सी रियासतों के बीच है? मारवाड़ और मेवाड़। कौन से राजाओं के बीच? अजीत सिंह और राज सिंह। कौन से मुगल बादशाह के खिलाफ? औरंगजेब। कौन से मुगल बादशाह के खिलाफ? औरंगजेब। और बाद में मिलकर औरंगजेब से युद्ध लड़ते हैं, देबारी का युद्ध। कौन सा युद्ध लड़ते हैं? देबारी का युद्ध 1680 में। कब लड़ते हैं? कौन कौन मिलके? अजीत सिंह और राज सिंह। किसके खिलाफ? किसके खिलाफ? और भाई साहब औरंगजेब जीतता है इसमें। इसमें भी कौन जीतता है? तो कोई पूछेगा बाद देबारी के युद्ध में किस कौन कौन सी 2 रियासतों को औरंगजेब ने हरा दिया था? मेवाड़ और मारवाड़। कौन कौन सी रियासतों को? मेवाड़ और मारवाड़। तो इस बार इनको भी लगा कि यार अपनी पार पड़ नहीं रही औरंगजेब के खिलाफ, तो इनको लगा अब क्या किया जाए, तो औरंगजेब के एक बेटे से विद्रोह करवाते हैं। औरंगजेब का एक बेटा, उसका नाम क्या है? क्या नाम था? और ये अकबर को कहते हैं, अकबर बादशाह बनना चाहता। उसने कहा तो बन जा। उसने कहा बाप के मरने के बाद बनूंगा। तेरा बाप जिम जाता है सुबह शाम दोनों टाइम, और हमें लगता नहीं है कि जल्दी मरेगा, तू बन जा। तो ये कहते मेरे साथ कौन देंगे? तो मेवाड़ मारवाड़ वाले कहते हम तेरे साथ देंगे। और नए साल के दिन 1 जनवरी 1681, कब की बात है? 1 जनवरी 1681 को पाली में अपने जगह पड़ती है नाडोल। कौन सी जगह है? और यहां पर अकबर ने घोषित कर दिया कि अपन इस बादशाह। तो अकबर को कहां बादशाह घोषित किया गया? कब किया गया? किसके खिलाफ?
औरंगजेब। किसकी कौन कौन सी रियासतों ने मिलके? मेवाड़ और, लेकिन औरंगजेब चालाकी बरतता है, औरंगजेब इनके गठबंधन को तोड़वाने के प्रयास करता है। फिर फाइनली इनको दुर्गादास को और अकबर को लगता है कि यहाँ अपनी पार पड़ेगी नहीं, तो अकबर दुर्गादास ये साउथ इंडिया में चले जाते हैं संभाजी के पास। किसके पास चले जाते हैं? वहां शिवाजी के बेटे लड़ रहे थे, शिवाजी के बेटे का नाम क्या था? तब मुझे लगता है कि यार दुर्गादास कितने इंटेलिजेंट, कितने ज्यादा इंटेलिजेंट है। दिल्ली से औरंगजेब की कैद से किसको निकाल के लेके आ गए थे? अजीत सिंह। किसको लेके आ गए? अजय। अकेले पार नहीं पड़ रही तो मेवाड़ में किसकी सहायता ली? राज सिंह। अब मेवाड़ मारवाड़ की भी औरंगजेब पूरे अपने हिंदुस्तान की सेना यहां पे लगा देता है। औरंगजेब को भयंकर ही टक्कर दी थी इन लोगों ने, औरंगजेब को लगा पार पड़ेगी नहीं, तो औरंगजेब ने अपनी सेना जितनी जिधर गई हुई थी सबको कहा इधर है। तो इनको लगा कि यार औरंगजेब पूरी सेना इधर बुला के बैठ गया तो औरंगजेब के घर में घात किया जाए, तो औरंगजेब के कौन से बेटे को तोड़ लाए? अकबर को। फिर इन्होंने और लगा कि यार औरंगजेब जब पूरी सेना इधर लेके आ गया तो अपनी पार इधर भी नहीं पड़ सकती, इतनी ज्यादा सेना के साथ कैसे लड़ेंगे, तो अब औरंगजेब को डिस्ट्रैक्ट किया जाए, इसलिए दोनों साउथ इंडिया चले जाते हैं। कहां चले जाते हैं? इसलिए औरंगजेब भी इनका पीछा करते हुए कहां जाता है? साउथ में मरता है। औरंगजेब वापस ही नहीं आ पाया। एक बार साउथ गया था, उसके बाद साउथ से वापस निकल नेपोलियन स्पेन में उलझ गया था, औरंगजेब साउथ में। नेपोलियन कहां उलझ गया था? कि स्पेन का फोड़ा नेपोलियन के लिए नासूर बन गया था। कौन सा फोड़ा? नेपोलियन के लिए नासूर बन गया था। वो छोटी सी एक लड़ाई थी, उसमें इतना उलझा कि बाद में वहां से बाहर निकल, वैसे औरंगजेब ने सोचा था कि साउथ जाऊंगा और जाके हरा के जाऊंगा, लेकिन वहां से बाहर आ, औरंगजेब साउथ में लड़ता लड़ता वहीं पर मर गया था। तो साउथ में किससे लड़ने के लिए गया औरंगजेब? संभाजी। लेकिन दो बंदे अपने और बैठे हैं वहां पे, बोले दुर्गादास और अकबर। कौन कौन बैठे? अकबर कौन है? अपने को बादशाह कहां घोषित कर देता है? कब घोषित कर देता? बाद में दुर्गादास और अकबर दोनों कहां चले जाते हैं? साउथ। साउथ में किसके पास? बाद में अकबर यहां से जाता है ईरान। कहां जाता है? ईरान के राजा से सहायता लेने के लिए जाता है, लेकिन वहां पर वो मर जाता है, ईरान का राजा मार देता है। तो अकबर के बेटे बेटी का पालन पोषण दुर्गादास ने किया था। अकबर का बेटा था, उसका नाम था बुलंद अख्तर। क्या नाम था? और बेटी का नाम था सफियतुन्निसा। क्या नाम था? बेटे का नाम क्या था? बुलंद अख्तर। बेटी का नाम? इन दोनों का पालन पोषण कौन करता है? कौन करता है? तो दुर्गादास राठौड़ ने किस किस का पालन पोषण किया? बुलंद अख्तर और किसके बेटे बेटी थे? बाद में जब बड़े हो गए थे तब औरंगजेब ने दुर्गादास कहा कि पोते पोते यार मेरे, मैं कुछ ही नहीं करूंगा, दे दे। तो बाद लास्ट में जाके इसको सौंपे थे औरंगजेब, पर उनका पालन पोषण पहले किसने किया था? दुर्गादास। किस किस का बताओ? बुलंद अख्तर और सफियतुन्निसा। क्या नाम दोहराओ लो? किसके पोते पोती हैं? औरंगजेब। किसके बेटे बेटी हैं? पालन पोषण कौन करता है? फिर फाइनली औरंगजेब मरता है 1707 में। कब मरता है? 1708 में अजीत सिंह, सवाई जय सिंह और मेवाड़ वाला अमर सिंह सेकंड एक समझौता करते हैं। कौन सा समझौता करते हैं? और देबारी समझौते के बाद अजीत सिंह और सवाई जय सिंह मिलकर जोधपुर पर हमला करते हैं, जोधपुर जीतते हैं। फिर सांबर के युद्ध में हरा के क्या जीतते हैं? जयपुर। तो 1708 में जाके अजीत सिंह जोधपुर का क्या बनता है? राजा। अजीत सिंह कहां का राजा बनता है? जोधपुर। कब बनता है? 1708। 30 साल लगे थे अजीत सिंह को राजा बनाने के लिए। कितने साल लगे थे? 30 साल तक राठौड़ों ने संघर्ष किया। कितने सालों तक? कोई पूछेगा राजस्थान में 30 वर्षों की लड़ाई कौन सी रियासत ने लड़ी? कौन सी रियासत ने? मारवाड़। किसको राजा बनाने के लिए? तो मारवाड़ का 30 वर्षीय संघर्ष। मारवाड़ का या मारवाड़ के राठौड़ों का 30 वर्षीय संघर्ष किसको राजा बनाने के लिए? किसके नेतृत्व में लड़ रहे थे वो? दुर्गादास राठौड़। किसके खिलाफ लड़ रहे थे? किसके खिलाफ लड़ रहे थे? औरंगजेब के खिलाफ लड़ रहे थे वो लोग। फिर भाई अजीत सिंह राजा बना। अजीत सिंह ने एक बहुत शानदार बुक लिखी है, गजुद्धार। कौन सी बुक लिखी है? तो अजीत सिंह की बुक का नाम याद रखना। अजीत सिंह की पुस्तक का नाम क्या है? गजुद्धार। भगवान विष्णु गज हाथी को बचाने के लिए आते हैं, इसलिए बुक का नाम क्या है? गजुद्धार। तो गजुद्धार पुस्तक किसने लिखी? किसने लिखी थी? अजीत। अजीत सिंह को राजा बनाने वाले जो बंदे हैं उनका नाम क्या है? क्या नाम है? कितने साल तक संघर्ष किया दुर्गादास? इसलिए जेम्स टोड कहता वो राठौड़ों के यूलिसेस थे। कौन थे राठौड़ों के? यूलाइसिस। यूलाइसिस यूनान का एक हीरो था। कहां का हीरो था? तो जिस प्रकार यूनानियों पे जब दुश्मनों ने कब्जा किया उनको बचाने वाला कौन था? यूलाइसिस। उसी प्रकार राठौड़ों पर जब कब्जा हुआ तो उनको बचाने वाला कौन था? दुर्गादास। दुर्गादास राठौड़ को क्या कहा जाता है? राठौड़ों का यूलिसेस। ऐसा कौन कहता है? हम कहते हैं दुर्गादास जी को राजपूताने का गैरिबाल्डी। क्या कहते हैं? गैरिबाल्डी इटली का योद्धा था। कहां का योद्धा था? जिस प्रकार गैरिबाल्डी ने इटली को एक किया था। किसको एक किया था?
उसी प्रकार दुर्गादास जी राजपूताने को एक कर देते हैं। यदि देबारी समझौते में मेवाड़, मारवाड़, जयपुर तीनों एक साथ आके बैठ गए, ये लाने वाला कौन है? कौन है भाई? जिन राजाओं की आपस में बनती नहीं थी उनको एक ही थाली पे लाके बिठा दिया था, तो यह करने वाला आदमी कौन है? तो इसलिए उनको क्या कहा जाए? राजपूताने का। हम कहते हैं वो हमारे ऐसे मोती थे जिनको बिंदा नहीं गया था। मारवाड़ का अणबिंदिया मोती। कैसे मोती थे? ऐसे मोती जिसको माला में पिरोया नहीं गया, स्वतंत्र मोती है वो, मारवाड़ का अणबिंदिया। और फाइनली लास्ट टाइम तक बड़े इंटेलिजेंट आदमी थे। जब अजीत सिंह राजा बन गए तब भी उन्होंने कहा कि अब अजीत सिंह राजा बन गया, मुगलों की तरफ से फिर हमले होंगे, इसलिए मुगलों को फिर डिस्ट्रैक्ट किया जाना चाहिए, इसलिए वो यहां से चले गए थे मेवाड़। कहां चले गए थे? हम अक्सर यूं पढ़ते हैं कि अजीत सिंह ने उनको देश निकाला दे दिया था। अजीत सिंह ने क्या दे दिया? बाकी वो बंदा खुद इंटेलिजेंट था, उसने अजीत सिंह को कहा इसको प्रचार इस प्रकार से करना है कि देश निकाला है, बाकी मैं इधर जा रहा हूं मेवाड़, मेवाड़ से मैं चला जाऊंगा मालवा, ताकि मुगलों की सेना मेरे पीछे पीछे कहां घूमे? मालवा। तुम्हारे से दबाव बटेगा, तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं रहेगा। तो मालवा रहे, मुगलों की सेना उनके आसपास उधर ही घूमती रही। तो मेवाड़ वालों ने उनको मालवा में एक जगह पड़ती है रामपुरा, कौन सी जगह? यहाँ का हाकिम बना दिया था। क्या बना दिया था? आप सारे हाकिम बनोगे। एसडीएम, एसडीएम को गांव में आज भी हाकिम बोलते हैं। जो राजाओं के परगने संभालते थे उनको क्या बोला करते? हाकिम। तो दुर्गादास जी को कहां का हाकिम बनाया गया? कहां का हाकिम बनाया गया? या कोई पूछेगा दुर्गादास जी को मेवाड़ में किस पोस्ट पर रखा गया था? हाकिम। कहां के हाकिम थे? रामपुरा कहां पड़ता है? मालवा। फिर अंतिम समय में वहां उज्जैन गए, उज्जैन में महाकाल के दर्शनों में वहीं रहा करते थे, और उज्जैन में उनकी छतरी है। कहां पर छतरी है? तो दुर्गादास जी की छतरी कहां बनी हुई है? उज्जैन। वो क्षिप्रा नदी बहती है, क्षिप्रा नदी के पास में हमारे राजस्थान का एक वीर योद्धा सो रहा है, उस बंदे का नाम क्या है? उनका अंतिम संस्कार वहां उज्जैन में हुआ। तो छतरी भी कहां बनी हुई है? उज्जैन। कौन सी नदी किनारे? जमस्टोड उनको क्या कहता है? राठौड़ों का यूलाइसिस। हम और क्या कहते हैं उनको? राजपूताने का गैरीबाल्टी। मारवाड़ का किस राजा को राजा बनाने के लिए लड़े थे वो? कितने साल लड़े थे? किसके खिलाफ लड़े थे? औरंगजेब के कौन से बेटे से विद्रोह करवा देते? अकबर को कहां राजा घोषित करते हैं? नाडोल। कब राजा घोषित करते हैं? 1 जनवरी 1681। अकबर के कौन से बेटे बेटी का ध्यान रखते हो? बुलंद अख्तर और सफीतुन्निसा। किसका? पहले मेवाड़ की किससे समझौता करते हैं? राज सिंह। उसको क्या कहते हैं? राठौड़ सिसोदिया गठबंधन। फिर सवाई जय सिंह अमर सिंह सेकंड को मिला के कौन सा समझौता करते हैं? देवारी। कौन सा समझौता? ये सब करने वाला बंदा कौन है? अंतिम समय कहां बिताया अपना? उज्जैन। तो उनकी छतरी भी कहां पर है? उज्जैन। वो कहां के हाकिम थे? रामपुरा। कहां के हाकिम थे? रामपुरा के हाकिम थे। फिर एक जोधपुर में राजा बने भाई अभय सिंह। कौन राजा बने? कौन राजा बने? अभय सिंह। अभय सिंह के टाइम में घटना घटित होती है आपकी खेजड़ली। कौन सी घटना घटित होती है? खेजड़ली नाम के गांव में राजा के कुछ लोग लकड़ियां काटने के लिए गए थे। वो दिन था भाद्रपद शुक्ल दशमी, आज के ठीक 8 दिन बाद, भाद्रपद शुक्ल दशमी, विक्रमी संवत 1787। 1700 आज के हिसाब से देखो तो 12 सितंबर 1700। और इस दिन वहां खेजड़ली नाम के गांव में लोग लकड़ियां काटने के लिए गए। एक हमारे महान महिला थे, उनका नाम था अमृता देवी बिश्नोई। क्या नाम था? और उन्होंने कहा भाई आप हरे पेड़ पौधे काट नहीं सकते। और राजा के आदमी थे, उन्होंने कहा कि हम राजा के आदमी, तुम नहीं जानती हम किसके आदमी। ये भारत में प्रॉब्लम है, अपने यहाँ बिना हेलमेट के पुलिस वाले भैया पकड़ ले तो भी अपने कहते तुम नहीं जानते हम। भैया कहना चाहिए आदमी केवल लुगाई का होता है, तुम अपने लुगाई का नाम बता दो किसके आदमी हो, तो हमें क्या पता किसके आदमी हो। अमृता देवी बिश्नोई ने कहा मैं नहीं जानती तुम किसके आदमी हो, पर मेरी आंखों के सामने हरे पेड़ पौधे कटेंगे और क्या कर लोगी तुम? कर तुम्हें क्या सकती हूँ? लो मैं इस पेड़ क्या करी हूँ, मुझे मार दो फिर भले पेड़ काट लो, मेरे मरते दम तक पेड़ काटे नहीं जाएंगे। पेड़ों को बचाने के लिए उस दिन वहां 363 लोग शहीद हुए। कितने लोग शहीद हुए? ना भूतो ना भविष्य। पेड़ों को बचाने के लिए इतना बड़ा बलिदान कौन से गांव में हुआ था? वो दिन कौन सा है? भाद्रपद शुक्ल दशमी, विक्रमी संवत 1700। किसके नेतृत्व में? कितने लोग शहीद हुए? कौन से राजा के शासनकाल की बात? इसलिए भाद्रपद शुक्ल दशमी, जिस दिन तेजा दशमी भी होती है, हम खेजड़ली में वृक्ष मेला लगाते हैं। खेजड़ली में क्या लगाते हैं? ट्री फेस्टिवल। यदि कहीं पर होता है तो कहां पर होता है? खेजड़। कहां पर होता है? वृक्ष मेला होता है। क्या होता है? वृक्ष मेला होता है। इनके दरबार में एक राइटर थे, उन राइटर का नाम था कर्णिदान। क्या नाम था? और कर्णिदान जी ने एक बुक लिखी थी सूरज प्रकाश। कौन सी बुक लिखी? कौन सी बुक है? सूरज। एक राइटर थे वीर भाण। कौन थे? और वीर भाण ने एक बुक लिखी थी राजरूपक।
कौन सी बुक लिखी? ये दोनों बुक याद रखनी है भाई, पेपर आउट ही मान लो, आप क्वेश्चन आएगा। करनीदान जी की बुक कौन सी है? और वीर बाण की मैं आपको कह देता हूं, फिर मुझे लगता है आगे आना तो पक्की दिक्कत हो जाएगी। कोई ना कोई वीडियो कट करके लगाएगा, कैसे पता चला पहले ही पेपर का। इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं कि पेपर आए और क्वेश्चन आया है? यदि इनको एक क्वेश्चन पता तो बाकी क्वेश्चन भी पता होंगे, तभी होते हैं स्प्रिंग बोर्ड से सिलेक्शन। लंबे समय से चल रही है आरपीसी के साथ 60 गांठ। तो करनीदान जी की बुक का नाम बताओ क्या है? सूरज प्रकाश। वीर बाण की किसके दरबार में थे? अभय सिंह अहमदाबाद में युद्ध जीत के आए थे। कहां युद्ध जीत के आए थे? उस अहमदाबाद युद्ध की जानकारी यदि कोई देता है तो कौन देता है? करनीदान जी और सूरज, करनीदान जी और वीर बाण कौन देते हैं? करनीदान जी कौन सी बुक में, वीर बाण कौन सी बुक में, कौन से युद्ध की जानकारी देते हैं? हम पढ़ते हैं कि अहमदाबाद युद्ध के दौरान राणाबाई ने जोधपुर महाराजा अभय सिंह की रक्षा की थी। पढ़ा था हमने? वही अहमदाबाद युद्ध है जो कौन लड़के आए थे? अभय सिंह। कौन कौन सी किताबों में इसकी जानकारी है? सूरज प्रकाश। सूरज प्रकाश किसने लिखी? और राजरूपा किसने लिखी? और कौन सी घटना हुई थी इनके टाइम में? कौन सी घटना? एक राजा वे भाई अपने मान सिंह। कौन वे? मैंने बताया था देवनाथ ने इनके राजा बनने की भविष्यवाणी की। किसने राजा बनने की भविष्यवाणी की? इसलिए भाई साहब पूरे नाथ संप्रदाय को ले आए थे। किसको लेके आ गए थे? और इस नाथ संप्रदाय के लिए 2 मंदिर बनवाए थे। एक तो महामंदिर तो पढ़ते हैं, फिर ये महामंदिर वाले नाथ आपस में लड़ लिए थे, तो एक मंदिर और बनवाया था, उदय मंदिर। कौन सा बनवाया था? और इस बार तो मैं जोधपुर पढ़ा रहा था, तो मैं जब क्लास से बाहर निकला ये पढ़ा के, तो एक स्टूडेंट है, उन्होंने कहा कि सब मैं देवनाथ जी की 7वीं पीढ़ी का वंशज हूं, अब महामंदिर हमारा है, अपने 2 खैमनाथ बाबा है ना, कोई हमारे लिए भी कोई घोषणा कर दो कि जा राजा बनेगा, क्या पता है ना, नंबर आई जाए। देवनाथ जी यही भविष्यवाणी करके गए थे कि तुम क्या बनोगे? जोधपुर के राजा। तो नाथ संप्रदाय और नाथों के साथ ही बैठा रहता, इसलिए हम बोलते हैं मारवाड़ का सन्यासी। क्या बोलते हैं? मारवाड़ का नाथों के साथ ही बैठा रहता है, इसलिए बुक लिखी नाथ चरित्र। क्या लिखी? नाथ चरित्र। एक लाइब्रेरी बनवाई थी मान पुस्तक प्रकाश। कौन सी बनवाई? मान पुस्तक। 1818 में अंग्रेजों के साथ क्या कर लेता है? संधि। कैसे संधि कर लेता है? कब कर लेता है? पर भाई साहब संधि इसके बेटे ने की थी, ये संधि के मूड में नहीं था। इसके बेटा छत्र सिंह था, छत्र सिंह संधि कर लेता है, पर छत्र सिंह थोड़े दिन बाद मर गया। उसके बाद भाई साहब इसने अंग्रेजों की हर गलत बात का विरोध कर दिया। गलत तर सही क्या, अंग्रेजों का विरोध ही कर गया। मतलब इस बंदे का यह था कि जो भारत में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहा है, अंग्रेज पकड़ रहे हैं, मेरे पास आ जाओ। और पूरे भारत के जो अंग्रेजों के खिलाफ इसके पास इकट्ठे हो गए थे। नागपुर का एक राजा था आपा साहिब भोंसले। कौन था? क्या नाम बंदे का बताओ देखे? तो आपा साहिब भोंसले को अंग्रेज पकड़ना चाहते थे, वो भाग के जोधपुर आ गया। अंग्रेज जोर लगा के मर गए थे कि इस बंदे को हमें सौंप दो, इसने नहीं दिया। आपा साहब भोंसले जोधपुर में मरा बाद में। अपने बोलते ठग, ठग थे भारत में, ठग। अपने बोलते विलियम बेंटिक ने ठगों का उन्मूलन किया था। वो ठग या तो अंग्रेजों ने मार दिए, जो बच गए वो जोधपुर में मरे। फिर वो सारे कहां पर आके बैठ गए थे? जोधपुर। इसको कहा कि ठगों को सौंप दे, इसने कहा नहीं यहीं रहेंगे। सिंध के कई लुटेरे थे, वो अंग्रेजों का सामान वान लूट लिया करते। अंग्रेजों ने पकड़ने की कोशिश की, जिनको पकड़ लिया उनको अंग्रेजों ने मार दिया, जो बच गए वो कहां गए? इस बंदे ने उनको सौंपा। तो जेम्स टॉड इसके बारे में लिखता है कि वो बड़ा घाघ आदमी था और उसको लगा कि यार अंग्रेजों से बातचीत करनी पड़ेगी। वो हमसे बातचीत करना भी पसंद करता नहीं था, इसलिए उसने एक्टिंग की और 2 साल तक किसी से बोला ही नहीं, कहा मेरी जबान चली गई। किसी से बात नहीं करता था कि हम जब उसके सामने जाके बैठते 2 गधा न तो सुन रहा है न जगह टोट कहता है कि उसको सुनाई भी देता था, उसको बोलना भी आता था, पर वो चुपचाप बैठा रहता था, क्योंकि वो हमारी बातों को जवाब देना। हम पढ़ते हैं 1832 में एजीजी का ऑफिस बनाया गया, तो उस समय विलियम बेंटिक अजमेर आया। विलियम बेंटिक कहां आया? तो उसने राजस्थान के राजाओं को बुलाया कि भाई आओ यहां पर, ये नहीं गया था। तो विलियम बेंटिक के अजमेर दरबार का कोई बहिष्कार कर गया था। वो बंदा कौन था? कौन था? मानसिंह। कहां का राजा था? जोधपुर। भविष्यवाणी किसने की थी? किसने की थी? देवनाथ ने भविष्यवाणी की थी। तो देवनाथ जी पर इसने एक बहुत अच्छा गीत लिखा था, आज घर पे जाके आप सुनेंगे उस गीत को, प्रेम प्यालो। कौन सा गीत लिखा था? कौन सा गीत? तो घर पे जाके क्या सुनना है? किसने लिखा था? मान सिंह। किसके लिए? घर पे जाके सुनोगे आप, सुनीता स्वामी की मधुर आवाज में। किसकी मधुर आवाज में? सुनीता स्वामी की मधुर आवाज। कौन सा गीत? किसने लिखा? किसके लिए? सुन लोगे?
क्यों? प्री पास नहीं होगा, देख लेना आज ही सुन में। मान सिंह के गीत के लिए मैं देवताओं की बात कर रहा हूं, मना कर रही है।